सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वी हैव टू स्टडी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, एक ही बात है। तो जरा ध्यान से उसको देखिए, हमें प्रिपरेशन करना किसका है। वी वांट टू प्रिपेयर आरएक्स एल्काइल हैलाइड का। दिस इज एल्काइल, दिस इज हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। तो आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा मेथड पढ़ा है इससे पहले जिसमें हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किया हो? जी हां, पढ़ा है। 11th क्लास में ऐसे बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग 11th वाले मेथड्स करेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन उसको भी मैं बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में गिवन है 12th के इसी पोर्शन में। उसके बाद मैं आपको नए मेथड्स भी बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहला मेथड जो आपको याद होना चाहिए जिसमें आप आरएक्स यानी कि एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं, वो पहला मेथड कौन सा है? हेलोजिनेशन। क्या नाम है इसका? हेलोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेलोजिनेशन वाला मेथड, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। देखिए इसके अंदर होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से। हेलोजिनेशन जो आप ये मेथड अप्लाई करते हो वो एल्केन्स पे अप्लाई करते हो। किस पे अप्लाई करते हो? एल्केन्स पे। एल्केन्स क्या होती हैं? ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला होता है CN, जनरलाइज फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूं कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से चलता जाएगा। सबको समझ में आ गया? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें यहां पर आपको करना क्या होता है, यहां पर आपको किसी भी हेलोजन से इसकी रिएक्शन करवानी है, इन एल्केन्स की किसी भी हेलोजन से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, सो फाइनली ये जो रिएक्शन है वो HNu की प्रेजेंस यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और मैं आपको बताता आ रहा हूं पहले से, इसकी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि सनलाइट की प्रेजेंस में यहां पर कैसा रिएक्शन होता है। यहां पर फ्री रेडिकल, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या चीज डेवलप होती है? क्या कार्बोकेटन पैदा होता है? नहीं। कार्बन आयन पैदा होता है? नहीं। फ्री रेडिकल पैदा होता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल, ये चीजें याद कर लीजिए, बड़ी कॉमन चीजें हैं। जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। ज्यादातर, इवन ऑलमोस्ट फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होती है। एक्सेप्शन रेयर केस में है इसके अंदर। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली यहां पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, और वो भी कैसी? यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें तो आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? सो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, और ये सबस्ट्रेट है, और फाइनली ये हमारे पास अटैक करने वाला या फिर स्पीसीज जो की जाके वहां पर सब्स्टिट्यूट करेगा वो है। सबको समझ में आ गया? और फाइनली यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? आरएक्स, यानी कि एल्काइल हैलाइड एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। ठीक है, सो मैं आप जनरल वे से एक रिएक्शन यहां पर लिख के दिखा देता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए, फिर उसके मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। देखिए जैसे ही आप यहां पर, सपोज हमने लिया सबस्ट्रेट के तौर पे कोई एल्केन, तो मैंने मीथेन ले लिया। मीथेन का रिएक्शन आप करवा रहे हो किससे? मान लीजिए क्लोरीन से करवा रहे हैं। HNu की प्रेजेंस मैंने रखी है। ठीक है, सो जैसे ही मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे, HNu की प्रेजेंस रखोगे, तो यहां पर एक क्लोरीन यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, और यहां से देखिए क्या बाहर हो जाएगा? HCl बाहर होगा, और ये क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। तो यहां पर मीथेन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन, मतलब ऐसा ही तो है, ClNCl। यहां पर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलके HCl बना लिया, और ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को हटाते हुए वहां पर जुड़ गया। तो यहां पर हुआ क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटाया और दूसरा आ गया। सबको समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितनी आसान है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद से भी समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि ये रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है। ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन होती है, और आगे भी, क्योंकि हम, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्लोरीन का यूज करेंगे, क्लोरीन तो वहां पर और भी होगी। तो जो दूसरा क्लोरीन है वो HNu की प्रेजेंस में क्या करेगा? यहां से एक HCl को और बाहर निकाल देगा। एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला, क्लोरीन, और फाइनली क्या बन गया? HCl, और उस हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली? एक और क्लोरीन ने। तो क्या बन गया यहां पर? CH2Cl2 बना के नहीं बना? फाइनली ये रिएक्शन यहां नहीं रुकने वाली, क्लोरीन और हुआ, तो यहां पर HNu की प्रेजेंस में एक HCl और बाहर निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन हटके वहां पर भी क्या लग जाएगा? CHCl3, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। याद है? नाउ दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिएक्शन यहां भी नहीं रुकने वाली है। ठीक है, अगर यहां पर क्लोरीन की प्रेजेंस फिर से है, HNu की प्रेजेंस है, तो फिर से यहां पर HCl जो है बाहर निकलेगा, और यहां पर
चौथा हाइड्रोजन, जो फोर्थ हाइड्रोजन था वो भी हट जाएगा, CCl4 का यहां पर फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। सो यहां पर रिएक्शन में आप यहां तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब समझिए, हम अगर यहां पर रोकना चाहें कि यहां पर मोनो हेलो एल्केन मिल जाए तो वो पॉसिबिलिटी इसकी बनती नहीं है। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और यहां पर आके रुकती है। इस चीज को समझिए। अब मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको और डिटेलिंग समझाऊंगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। यहां पर आपको इनका मिक्सचर मिलेगा और ये रिएक्शन यहां रुकने वाली भी नहीं है। सबको समझ में आ गया? ये एंडिंग पॉइंट तक जाती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी हो गया कि अगर आपको सिर्फ CH3Cl चाहिए और यही चाहिए प्रोडक्ट के तौर पे, तो ये नहीं मिलने वाला, प्योरली ये नहीं मिलने वाला। क्लियर होता है? ये आगे चलता जाएगा रिएक्शन और यहां पर जाके फिनिश हो रहा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इसका ये ड्रॉबैक भी है कि अगर हमें मोनो हेलो एल्केन चाहिए तो वो मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है। मान लीजिए आपने मीथेन की जगह मान लीजिए प्रोपेन ले लिया, मान लेते हैं हम लोग प्रोपेन ले लिया। देखिए CH3 CH2 CH3, इसको प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। सो प्रोपेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां 3 कार्बन है। और सपोज कीजिए कि आपने यहां पर क्लोरीन की प्रेजेंस रखी है और HNO से रिएक्शन करवाया है ना, तो यहां पर समस्या यह कि यहां पर एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहां पर हो सकता है कि जो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन है वो यहां हो जाए, हो सकता है यहां भी हो जाए। अब जरा सोचिए, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। अगर मैंने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन पहले कार्बन से हटा और ये क्लोरीन आपस में HCl बाहर निकला, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है? जरा सोचिए। ये बन सकता है CH3 CH2 CH2Cl, सही है। इसको क्या बोलेंगे? 1 क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे। 1 क्लोरो प्रोपेन बन सकता है। जरूरी नहीं है वो ये वाला हटाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो बीच वाले कार्बन से हटा दे। तो यहां पर क्लोरीन की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में अगर बीच वाले कार्बन से उसने हाइड्रोजन हटा दिया तो HCl निकला बाहर, बीच वाले से हाइड्रोजन हटाया तो क्लोरीन बीच वाले में लगेगा। तो पॉसिबिलिटी इसकी भी तो बनती है। ध्यान से उसको देखिए, CH3 CH CH3 और यहां पर क्या होगा? Cl। तो यहां पर 2 क्लोरो प्रोपेन भी बन सकता है ना। दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन भी बन सकता है। और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स, ठीक है। फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स भी कहा जा सकता है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनका फॉर्मूला सेम हो। देखिए इन दोनों के अंदर कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, क्लोरीन भी सेम है। अगर आप रूटीन वे से देखिए तो कार्बन कितने होंगे यहां पर? 3। हाइड्रोजन कितने हैं इन दोनों में? बताइए जरा। 3 3 6 और 1 7 और 1 क्लोरीन है। क्या इनका दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है? 1 क्लोरो और 2 क्लोरो का। सिर्फ फर्क क्या है कि क्लोरीन उसके अंदर पहले कार्बन पे लगा हुआ है, इसके अंदर दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए इनको आइसोमर कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में फंक्शन ग्रुप आइसोमर में काउंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन ग्रुप पहले वाले कार्बन पे उस तरफ लगा हुआ है, यहां पर दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। मजे की बात, इसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनता है, वो आपका माइनर क्वांटिटी में बनता है। अब इसका जवाब देना भी आसान है, ठीक है। कैसे? जरा सोचिए। यहां पर फ्री रेडिकल देखिए, अगर क्लोरीन नहीं लगा होता तो यहां पर क्लोरीन को हटाइए, तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर रेडिकल जनरेट होगा। तो रेडिकल यहां पर कौन सा हुआ? 1 डिग्री रेडिकल हुआ कि नहीं हुआ? आप क्लोरीन को हटा दीजिए, क्लोरीन को हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो रेडिकल पैदा हो रहा है 1 डिग्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, बाकी तो दोनों हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री हुआ। यहां पर ऐसा काम यहां पे भी कीजिए कि अगर यहां पर रेडिकल पैदा हो रहा है, रेडिकल के बाद ही क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका मतलब यहां पर रेडिकल, ये कार्बन है जिस पर रेडिकल पैदा हुआ। मैकेनिज्म बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट देखिए बहुत सिंपल है, खुद से भी आजमा सकते हैं। सो फाइनली यहां जो रेडिकल पैदा हो रहा है वो है 2 डिग्री। 2 डिग्री रेडिकल के बाद आपको यहां पर क्लोरीन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। क्लोरीन तो सेकंड स्टेप में जुड़ा, पहले रेडिकल पैदा हुआ, तो ये रेडिकल 2 डिग्री है, वो 1 डिग्री है। क्लियर होता है? और हमें पता है, हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ज्यादा कंपाउंड कौन सा बनेगा? मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा? 2 डिग्री वाला। बहुत सिंपल है, यानी कि 2 क्लोरो प्रोपेन वाला कंपाउंड हाई बनेगा। लेकिन क्या हमें प्योर एक ही तरह का कंपाउंड मिल रहा है? नहीं, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं है। क्लियर होता है? फिर से मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं जिससे आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। बट ये देखिए, आप यहां पर चीजों को क्लियर करिए कि यहां पर होता क्या है। बहुत सिंपल है,
अगेन एल्केन चाहिए, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ इस तरह से ये एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका कोई, ये आगे चलते जाएगा और यहां पर फाइनली इस तरफ जाके रुक रहा है। अगर आपके पास आपने ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके आइसोमर बनेंगे तो आइसोमर भी बन सकते हैं, तो आपको प्योर कंपाउंड नहीं मिलने वाला है। क्लियर हो गया? सो इसलिए अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेथड तो है ही ना, इसको हमें पढ़ना तो था ही। अब इसकी मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं कि ये सब होता कैसे है, और यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे आई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसको सीखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, हेलोजिनेशन में अब हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म को समझते हैं, जिससे आपको ये सारे पॉइंट जो आपने पढ़े हैं वो सब के सब बराबर समझ में आ जाएंगे। सो चलिए मैकेनिज्म को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहले तो हमने किया क्या, हमने किया कुछ ऐसा कि यहां पर सबसे पहले एल्केन लिया, सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मीथेन ले रहे हैं, ठीक है, और उसका रिएक्शन हमें किससे करा दिया, मान लो क्लोरीन से करा दिया, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। हेलोजिनेशन का मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो क्लोरीन से करा दिया। HNO की प्रेजेंस में कराया, सनलाइट है, इसका मतलब यहां से अगर एक ही मॉलिक्यूल है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां पर क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, HCl अलग हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली ये क्लोरीन वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट में मिलेगा CH3Cl। तो हमें मिल गया मोनो हेलो एल्केन, मिल गया ना। सो मोनो हेलो एल्केन यहां पर हमारे पास बन गया, क्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको। अगर आपने आगे और क्लोरीन है तो और रिएक्शन होते जाएगा। तो ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, और फाइनली हमें क्या करना है, इसी का मैकेनिज्म समझना है, और उसके अंदर मैं आपको आगे वाले स्टेप भी सारे क्लियर कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें इनिशिएशन की जरूरत पड़ेगी, इनिशिएट करना पड़ेगा ना इसको। तो इनिशिएशन स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन स्टेप। सो यहां पर इनिशिएशन स्टेप कैसे ये फाइनली केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ होगा, ठीक है। सो इनिशिएशन स्टेप में कुछ यूं है कि यहां पर सनलाइट पड़ी सबसे पहले क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो यहां पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे सनलाइट पड़ी, ठीक है, ये HNO लिख देता हूं, और इससे यहां पर इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। तो जरा समझिए, जब क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज होएगा, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके साइड में हो जाएंगे, ठीक है, जो इन्होंने बॉन्ड पे यहां पर लगाए थे। तो यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज से क्लोरीन का रेडिकल तैयार होंगे, दो दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को। सो ये सनलाइट की प्रेजेंस से हुआ। सो यहां पर मैं लिख देता हूं सनलाइट। तो एक्चुअल में सनलाइट यहां पर काम आ रही है क्लोरीन को तोड़ने में, होमोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं, मैं नीचे लिख भी देता हूं जिसको पता नहीं है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, ठीक है। सो यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। होमोलिटिक क्लीवेज के बाद यहां पर क्लोरीन के रेडिकल तैयार हुए हैं, वो क्या करेंगे, अब ये जो रेडिकल है ना, वो जो हमारे पास यहां पर मीथेन था, मीथेन को मैं यूं भी लिख सकता हूं CH3H, ये CH4 ही हो गया, एक ही बात है। और यहां पर क्या करेगा, ये जो क्लोरीन का जो रेडिकल है वो अटैक करेगा, ध्यान से उसको देखिएगा। ये क्लोरीन का रेडिकल अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ध्यान से इसको समझिए। इसकी प्रेजेंस में यहां भी होमोलिटिक क्लीवेज होएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड में हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर देखिए CH3 का एक रेडिकल और एक H का रेडिकल तैयार हो गया। अब इस चीज को समझिए, H का जो रेडिकल तैयार हुआ है, H प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास था, वो ज्यादा अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर होगा कुछ यूं कि ये जो हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड में हुआ है और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, HCl में। ध्यान से इसको समझिएगा, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपस में HCl में कन्वर्ट हो गए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके साथ साझेदारी कर ली, जिससे यहां पर क्या पैदा हो गया, CH3 का रेडिकल तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये सीधा क्यों नहीं जुड़ गया, हमारा तो काम हो जाता, यहां पर CH3Cl बन जाता। लेकिन आप खुद से दिमाग से सोचिए, इन दोनों में जो फ्री रेडिकल तैयार होंगे उनमें हाईली अनस्टेबल कौन है, हाईली अनस्टेबल है H वाला रेडिकल। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको जरूरत है, तो ये तुरंत उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसको मौका ही नहीं देगा कि वो यहां पर आके क्या हो, अटैच हो जाए। तो HCl बनेगा तुरंत और CH3 का रेडिकल तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर ये इनिशिएशन प्रोसेस तो हमारा शुरू हो गया। जो सेकंड प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसको प्रोपगेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, जो भी रिएक्शन लिखूंगा अभी उसको प्रोपगेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले यहां पर CH3 का रेडिकल तैयार हुआ प्रोपगेशन प्रोसेस में। अब ये CH3 का रेडिकल क्या करेगा, जो दूसरा क्लोरीन है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही क्लोरीन होएगा, क्लोरीन ऐसा नहीं है एक ही मॉलिक्यूल डाल रखा है यहां पर, तो हम लोग एक मोल भी डाले हो तो 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं। तो यहां पर जो दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, ये रेडिकल क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा ताकि ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करे।
करा, सबको समझ में आ गया। और फाइनली होगा क्या, जैसे इनका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये जो Cl है अपना इलेक्ट्रॉन लेके किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ। क्या बन गया, CH3Cl यहां फॉर्म हो गया जो हम चाहते थे। लेकिन प्लस में क्या यहां पर जनरेट हो रहा है, एक Cl का रेडिकल और तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर फिर से ये देखिए हम यहीं वापस पहुंच गए, एक Cl का रेडिकल तैयार हो गया। अब ये Cl का रेडिकल वापस यही काम करता रहेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस प्रोसेस को, ये जो यहां पर हो रहा है उसको प्रोपगेशन कहते हैं, कि आगे केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। अब देखिए मजे की बात, देखिए हो सकता है कि ऐसा हो, ध्यान से उसको समझिएगा, ये Cl वाला जो रेडिकल है हो सकता है कि नई यूनिट पर अटैक करे और फिर से ये प्रोसेस चले। ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो क्लोरीन का रेडिकल है वो इसी के ऊपर अटैक कर दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरा चेक करिए। अगर इसी के ऊपर अटैक कर दिया, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान से इसको चेक करिएगा। भाई ये वापस जाके यहां से प्रोसेस को शुरू कर दे, ये भी हो सकता है, और वापस से CH3Cl बन जाए। ये भी तो हो सकता है कि ये जो Cl वाला है ये फ्रेशली इसी को अटैक कर दे। अगर इसी को अटैक करा तो देखो होगा क्या, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं CH, यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए CH2 और Cl जो लगा हुआ है वो मैं यहां लगा देता हूं, और एक हाइड्रोजन तो है ही इसके साथ। और फाइनली ये जो Cl है रेडिकल, अब ये क्या करेगा, ये रेडिकल इसको फोर्स करेगा, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा। यहां पर भी ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये हाइड्रोजन तुरंत इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, HCl। अब क्या तैयार हो गया यहां पर CH2Cl का रेडिकल तैयार हो गया है, यस और नो। अब ये जो CH2Cl का रेडिकल तैयार हुआ है, जरा सोचिएगा, ये CH2Cl का जो रेडिकल तैयार हुआ है वो फिर से एक फ्रेश क्लोरीन वाली यूनिट को जाएगा, यहां से इसको फोर्स करेगा ताकि ये होमोलिटिक क्लीवेज करे, यस और नो, ठीक है। और उससे क्या होगा, अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है वो इसके साथ फिर से जाके चिपक जाएगा, तो क्या बन गया, CH2Cl2 बन गया ना। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो यहां पर CH2Cl पहले से ही था, एक क्लोरीन और जुड़ गया तो CH2Cl2 बन गया। देखिए सेकंड वाले पे पहुंच गए और फिर से क्या हुआ, एक क्लोरीन का रेडिकल तैयार हो गया। आया सबको समझ में। अब ये भी हो सकता है कि वो फ्रेशली शुरू कर दे ये वाला प्रोसेस, ये भी हो सकता है कि वो उसी के ऊपर अटैक कर दे, और अगर ये उसी के ऊपर अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, CH, यहां पर एक हाइड्रोजन यूं दिखा देता हूं, और यहां पर दो क्लोरीन, ये एक और ये दो क्लोरीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो जुड़ चुके हैं। ध्यान से उसको देखिएगा। अब देखिए अगर फिर से उस क्लोरीन के रेडिकल ने इसको फोर्स किया तो यहां पर ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यस और नो। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन फिर से HCl बना के बाहर निकल जाएंगे, और यहां पर क्या बन जाएगा, CH का एक रेडिकल जिसपे दो क्लोरीन लगे हुए हैं वो तैयार हो गया जी। आया समझ में। और फिर से वो जो यहां पर CH का रेडिकल तैयार हुआ है जिसमें दो क्लोरीन लगे हुए हैं, वो क्या करेगा, क्लोरीन की एक नई यूनिट को फोर्स करेगा, ये भी होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, ये क्लोरीन फिर से क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या बन गया, दैट इज CH और 3 Cl, CHCl3, यस और नो, क्लोरोफॉर्म बन गया। देखिए ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और फाइनली CHCl3 तैयार हो गए। वो तीनों क्लोरीन और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ही जुड़े हुए हैं, और फिर से क्या बन गया है, Cl का रेडिकल तैयार हो गया। इस तरह से ये चलता जाएगा। बात सबको समझ में आ गई क्या। सो फाइनली फिर से ये हो सकता है कि नया स्टेप फिर से शुरू कर दे, या फिर उसी यूनिट पे अटैक कर दे, और अगर उसी यूनिट पे अटैक करेगा तो 3 क्लोरीन तो उस पे ऑलरेडी है, ये एक बचा हाइड्रोजन, ये क्लोरीन का रेडिकल। अब देखिए यहां से इसको फोर्स करेगा, फिर से ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन फिर से HCl को बाहर निकाल देंगे, और यहां पर देखिए क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल जिसमें 3 क्लोरीन लग रहे हैं, यस और नो। अब वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, ध्यान से इसको चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्लोरीन लग रहे हैं, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक नए क्लोरीन वाली यूनिट को फोर्स करेगा, जिससे फिर से यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये क्लोरीन यहां पर जुड़ गया, और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, और एक क्लोरीन का रेडिकल। ये इस तरह से प्रोसेसिंग चलती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने इसको रोका नहीं तो यहां पर है ना, हाइड्रोजन हटते जाएंगे और क्लोरीन जुड़ते जाएंगे। यही मैंने आपसे कहा था। देखिए सारे हाइड्रोजन हट चुके हैं, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर इसको प्रोपगेशन प्रोसेस बोलते हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन प्रोसेस। कैसे प्रोपगेशन का मतलब आगे कैसे बढ़ रही है, प्रोपगेशन प्रोसेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोपगेशन प्रोसेस के बाद जब आपके रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे, तभी अपने आप बंद हो जाएगी रिएक्शन। तो लास्ट स्टेप कौन सा होता है, टर्मिनेशन वाला। कौन सा होता है, टर्मिनेशन प्रोसेस होता है। टर्मिनेशन का मतलब फाइनली टर्मिनेट होने वाली है रिएक्शन। अब कुछ एक रेडिकल तो बचे हुए हैं ना, ध्यान से इसको देखो। यहां पे रेडिकल कौन कौन से पैदा हो रहे हैं, ये वाले रेडिकल, ये वाला रेडिकल लास्ट में बच रहा है ना। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है तो रेडिकल अंदर पड़ी रहेंगे, रिएक्शन चलती ही रहेगी। सबको समझ में आ गया। और फाइनली जब टर्मिनेशन हो रहा होगा तो ये रेडिकल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से फटाफट से ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं, ताकि टर्मिनेशन ही हो जाए। रेडिकल एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। ये रेडिकल वगैरह तो सब क्या होते हैं,
अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं, वो बचती नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो क्लोरीन है दूसरे किसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए और क्लोरीन गैस ही वापस बना ले। टर्मिनेशन हो गया, क्लोरीन गैस ही खत्म होगी, रेडिकल होगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन होगी ही नहीं, टर्मिनेशन हो गया अपने आप। ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनती है कि CH3 का कोई रेडिकल पीछे छूट रहा होगा और क्लोरीन का ये रेडिकल आपस में मिक्स होकर CH3Cl बना ले, ठीक है, जो कि हमारा प्रोडक्ट था ही जो हमें चाहिए था। देखिए आया समझ में। और ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहां पर जो CH3 का जो रेडिकल है टर्मिनेशन के टाइम पे, ठीक है, दूसरे CH3 के रेडिकल के साथ अटैच होके क्या बना ले, CH3CH3, मतलब इथेन की फॉर्मेशन करे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो इथेन की फॉर्मेशन हो रही है ना, वो ट्रेसेस में होगी। ट्रेसेस का क्या मतलब है, बहुत ही कम संख्या, माइन्यूट क्वांटिटी में होगी। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हेलोजिनेशन में इथेन का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। इस तरह से होता है, ध्यान से उसको देखिए। लास्ट में टर्मिनेशन के स्टेप में ये जो मिथाइल का रेडिकल है दूसरे मिथाइल के रेडिकल के साथ अटैच होके क्या बना ले, इथेन। तो फाइनली वहां ट्रेसेस में आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगी। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो 3 स्टेप में होती है प्रोपगेशन, ध्यान से देखिए। इनिशिएशन जो किससे होगी, क्लोरीन से और सनलाइट से। प्रोपगेशन में सारे बन जाएंगे, ये मैंने आपको बना के दिखाए थे। क्या क्या बनाया था, CH3Cl, CH2Cl2 एंड CHCl3, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, सब बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं मैंने आपको बता दिया। यानी कि इसमें मिक्सचर मिलेगा बहुत सारे कंपाउंड्स का, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन ये सब चीजें उसके अंदर बनती हैं। और एट दी एंड उसके अंदर तो पता लग रहा है कि यहां पर क्या बन रहा है, इथेन भी बन रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है और 11th में आता है ये क्वेश्चन। ट्रेसेस में आपको, ट्रेसेस का मतलब होता है माइन्यूट क्वांटिटी, ट्रेसेस के अंदर आपको इथेन भी मिलती है। तो 3 स्टेप में होती है। सबको समझ में आ गया। सो इस तरह से इसका मैकेनिज्म चलता है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत सारी चीजें कि यहां पर किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं। सो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंडिंग पॉइंट पर ही है, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाता हूं जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो चलिए फटाफट से लिखिए उन नोट्स को, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट नोट्स, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। अब ये क्यों लिखवा रहा हूं जरा चेक कीजिए। आपने रिएक्शन करवाई किसकी, आपने यहां पर एक एल्केन लिया, देखिए ये एल्केन हुआ, यस और नो। एल्केन में कुछ भी हो सकता है, आर की जगह CH3 होता तो ये मीथेन हो जाता, और उसका रिएक्शन आपने कराया X2 से, क्लियर होता है। तो ये तो आपके यहां पर सबस्ट्रेट्स हो गए, क्लियर होता है। यहां पर एल्केन और साथ में हेलोजन, उसी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा था। और क्या मिल रहा था, RX, और यहां पर HX बाहर निकल रहा था। यही किया ना आपने, ये H और ये X मिलके HX बना लिया और R और X मिलके आपको हेलो एल्केन मिल गया। तो अब जरा सोचिए कि यहां पर हेलोजन कौन सा लूं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन की वेलोसिटी कब ज्यादा होगी, हेलोजन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए। फ्लोरीन के केस में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वेरी फास्ट। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ठीक है, और फाइनली आयोडीन की जो रिएक्शन होती है वो स्लोवेस्ट होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये स्लोवेस्ट रिएक्शन होती है, क्लियर हो गया। और ये यहां पर फ्लोरीन के केस में फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, क्लियर होता है सब लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर फ्लोरीन सबसे, इवन ये जो रिएक्शन है वाइगरस रिएक्शन होती है, अनकंट्रोलेबल। क्लोरीन वाली जो रिएक्शन है इवन ये कंट्रोलेबल रिएक्शन है, क्लोरीन और ब्रोमीन वाली, क्लियर होता है। लेकिन आयोडीन वाली तो बहुत ज्यादा स्लो है। इनफैक्ट मैं जो सेकंड पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं वो आयोडीन के रिस्पेक्ट में ही है। लेकिन देखिए, जब आप मान लीजिए कि यहां पर CH3 और यहां पर H, यानी कि आपने मीथेन लिया है और उसकी रिएक्शन अगर आप आयोडीन से करवाने जा रहे हैं, मतलब आप क्या करा रहे हैं, हेलोजिनेशन में यहां पर आयोडीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, CH3I बनेगा। तो जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। ये जो रिएक्शन होती है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान से इसको चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट जब आप मीथेन का रिएक्शन आयोडीन से करवाएंगे तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहां से क्या बनेगा, एक आयोडीन और एक H आपस में मिलकर क्या बनाएगा, सबसे पहले तो HI बनाएगा। यस, यस और नो, ये तो आपको पता है। और साथ में एक आयोडीन यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहां क्या बनेगा, यहां पर बनेगा CH3I। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब यह हो गया कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो वापस पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, HI को यहां से गायब करो। HI को अगर आप बाहर निकाल दिया तो ली कैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जरा सोचो, अगर ये बचेगा ही नहीं तो क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, नहीं, इसको गायब कर दो। खुद से अकल लगाओ कि अगर मैंने इसको गायब कर दिया
इसको गायब करने के बाद क्या ये बैकवर्ड में जाएगा? नहीं। तो अब HI को गायब करने का तरीका क्या है? HI को रिएक्शन करा दो HiO3, इसी के एसिड से रिएक्शन करवा दिया। सो फाइनली यहां से क्या होगा? HiO3 के साथ आयोडीन फॉर्म करेगा, ठीक है। और आयोडीन यहां से क्या करेगा? बेसिकली HI को गायब कर रहा है, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, प्लस साथ में वाटर बनेगा। तो हमें आयोडीन से कोई प्रॉब्लम है नहीं रिएक्शन के अंदर, तो इस तरह से इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया जा सकता है। यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है, मैं यहां स्टार लगा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा। दोबारा देख लीजिए, CH3H का IOT से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास ये बनता जरूर है, ठीक है। यहां पर हेलो एल्केन बन गया, लेकिन समस्या ये कि रिवर्सिबल है, आयोडीन के केस में वापस चला जाएगा, इसलिए तो स्लो रिएक्शन, रिवर्सिबल है इसलिए स्लो है। सो फाइनली यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि वहां पर HI को अगर मैंने गायब करा तो यहां पे फॉरवर्ड में ही जाएगा। HI को गायब करने का तरीका HI प्लस HiO3, ये आपको आयोडीन देगा, जिससे हमारी HI वहां से गायब होगी, तो रिवर्स में जाएगा ही नहीं। ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर होता है सब लोगों को। अब आते हैं, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट एक और लिखा देता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बताइए, यहां पर ये जो एल्केन इस्तेमाल कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एल्केन, अगर ये जो एल्केन आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए वो एल्केन होती 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होती? हो सकता है ना कि यहां पर मैं क्या इस्तेमाल करता, हो सकता है कि मैं यहां पर 3 डिग्री इस्तेमाल करता। जरा चेक कीजिए 3 डिग्री का क्या मतलब है कि यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर H, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता था। R की जगह ये वाला ग्रुप हो सकता था, यस और नो, ये वाला ग्रुप हो सकता था, इसको 3 डिग्री बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? ये 3 डिग्री एल्केन हुआ। 2 डिग्री एल्केन का क्या मतलब है कि यहां पर हाइड्रोजन होता, यहां पर CH3 ग्रुप होता, यहां पर CH3 ग्रुप होता, लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन होता, ये 2 डिग्री हो गया आपके पास। सबको समझ में आ गया? 1 डिग्री का क्या मतलब है कि यहां पर हाइड्रोजन होता, ये सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता, बाकी जगह हाइड्रोजन ही होते हैं, तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। क्लियर हो गया? और 0 डिग्री भी हो सकता था। 0 डिग्री किसको बोलते हैं? मैं आगे की तरफ लिख देता हूं, जहां पर तीनों के तीनों ही क्या होते? हाइड्रोजन। तो आपकी केमिकल रिएक्शन फास्ट कहां होती? तो देखिए ये चीज मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जो सबसे ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा उसकी यहां पर स्टेबिलिटी की वजह से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। जो स्टेबल है वही आगे जाएगा ना, जो स्टेबल ही नहीं हो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो रेडिकल के केस में यहां पर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अभी हम पढ़ के आए लास्ट लेक्चर में। फिर कौन सा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। फिर कौन सा होता है? 1 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, और इसको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, आप फटाफट से जाके वहां पर देखिए। तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अगर आप क्लोरीन हाइड्रोजन के केस में देखिए तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, आयोडीन केस में सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होगी, और उसको भी प्रोसीड कराने के लिए हमारे पास हमको कुछ करना पड़ेगा वहां पे, और वो स्टेप क्या है? वो ये है। और यहां पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन एल्केन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है तो 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर वहां 0 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब लास्ट फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए, अगर यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए, मैंने अभी कहा कि फ्लोरीन के केस में बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, इवन ये वाइगरस होती है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसका मतलब अगर आपको यहां पर हेलो एल्केन के केस में यहां पर एल्काइल फ्लोराइड यानी कि फ्लोरो एल्केन तैयार करनी है, तो ये अच्छा मेथड नहीं है। तो उससे अच्छा मेथड क्या है? उससे अच्छा मेथड है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ध्यान से देखिए स्वार्ट्ज क्या करता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन यहां पर किसकी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है? ये एक नेमिंग रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर आरएफ की फॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हो, आरएफ की फॉर्मेशन, आरएफ का मतलब क्या है? यहां पर हेलोजन की जगह कौन है? फ्लोरीन। तो यहां पर एल्काइल फ्लोराइड अगर आप फॉर्म करना चाहते हो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये लास्ट फोर्थ पॉइंट है इसका, उसके बाद ये फिनिश है ये वाला टॉपिक, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना होता है? यहां पर बहुत ही सिंपली सब्स्टिट्यूशन कराना होता है। कोई भी एक आप क्या करो, यहां पर सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई एल्काइल हैलाइड ले लो बना हुआ, तो हमने ले लिया CH3Cl, ये तो बन सकता है ना, यहां CH3Br ले लो, चलो CH3Br ले लो, कोई बात नहीं। तो यहां पर CH3Br लो सबसे पहले, CH3Cl भी ले सकते हो, और उसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है? किसी मेटेलिक फ्लोराइड से करानी है, जैसे कि AgF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं इसको। जैसे आप इससे रिएक्शन कराओगे तो होगा कुछ यूं कि यहां पर AgBr बाहर हो जाएगा, जिसका प्रेसिपिटेशन बैठ जाएगा, और यहां पर CH3F तैयार हो जाएगा। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हैलाइड का सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करवाया है। सबको समझ में आ गया? ब्रोमीन चला गया इसके साथ और फ्लोरीन चला गया उसके साथ। ये इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। या फिर इसका रिएक्शन एक और है, जरा ध्यान से उसको देखो, ये लास्ट है। मान लीजिए आपने CH3Cl लिया, तो इसके केस में आप ले लो Hg2Cl2, ठीक है।
मर्क्यूरस क्लोराइड से रिएक्शन, आप जैसे सिल्वर फ्लोराइड से कराया था, मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्शन अगर करा देते हो, फ्लोरीन लगाना है ना तो फ्लोरीन चाहिए यहां पर, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड से रिएक्शन कराते हो, ठीक है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड है, सॉरी क्योंकि ये +2 पे चला जाएगा, ठीक है। सो मर्क्यूरिक फ्लोराइड से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पर देखिए क्या होगा, अगेन यहां पर क्या होने वाला है, अगेन यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन चला जाएगा किसके साथ, मर्क्यूरी के साथ, और फ्लोरीन कहां आ जाएगा इधर, तो यहां पर क्या बनेगा CH3F और प्लस में क्या बनेगा Hg2Cl2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिए। इस तरह से यहां पर सब्स्टिट्यूशन से आप आसानी से क्या बना सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसी को हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? नाउ दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन, और उसमें हमने रिएजेंट कौन से इस्तेमाल किए, यहां पर मेटेलिक फ्लोराइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड मेटेलिक फ्लोराइड्स, ये मेटेलिक फ्लोराइड्स आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? मेटेलिक फ्लोराइड इस्तेमाल करो और सब्स्टिट्यूशन कराओ, आप आसानी से क्या बना सकते हो, आप आरएफ का फॉर्मेशन कर सकते हो, और इसी को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। और इसी के साथ हमारा प्रिपरेशन वाला पहला मेथड जो सबसे बड़ा था वो खत्म हो गया। उसके बाद ज्यादा बड़े कुछ मेथड नहीं है, और इस पे से जो लास्ट के 10 मिनट है उनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबको समझ में आ गया? और मैं आप सबसे कहूंगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, और एक्चुअल में यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसकी इसको अच्छे से रिपीट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें हेलो एल्केन्स एल्कीन्स के थ्रू प्रिपेयर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, और इसके लिए मैंने आपको मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव का रूल का वीडियो सेपरेटली 2 वीडियो इनफैक्ट बना दिए थे, जिसको शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके जरूर देख लें, क्योंकि वो इस समय इस्तेमाल होगा। एक खास बात, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं तो जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपने 11th में पढ़ी है, जीओसी और हाइड्रोकार्बन की, उसको मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में बता रहा हूं। तो आप ऐसा मत करिए कि सिर्फ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के ही हमें चैप्टर या फिर लेक्चर्स देखने हैं, नहीं, आपको जीओसी और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ में जो भी वीडियो बना रहा हूं उसको देखना है, क्योंकि वो यहां पर इस्तेमाल होंगे। सो आप प्लीज देख लो। आज सुबह भी मैंने जीओसी के अंदर बहुत अच्छे 2 टॉपिक 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए थे आज के दिन में, तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। जरूर देखो, नहीं तो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आएगी, और उसको देखते रहोगे तो डेफिनेटली आप लोग ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लोगे। सो चलो, हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम लोग एल्कीन्स देखें, उसे में हेलो एल्कीन बना रहा है। क्या खास बात होती है एल्कीन में, जरा सोचिए। एल्कीन का मतलब होता है जहां कार्बन टू कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड। अब कार्बन टेट्रावेलेंट होते हैं तो 4 बाकी जो बॉन्ड है वो किसी से बनाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस डबल बॉन्ड से मतलब है। बात समझ में आ गया? अब इस डबल बॉन्ड की क्या खास बात होती है, इस डबल बॉन्ड की एक खास बात होती है कि यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ध्यान से समझेगा, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें क्या बनाना है, इससे हेलो एल्केन्स बनानी है। तो होगा कुछ यूं कि आप सिंपली ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक बॉन्ड भी यहां से आपने कैसे भी करके तोड़ दिया तो यहां पर होगा कुछ यूं कि इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, एक हेलो यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड लेना है। क्लियर होता है? HX सबको समझ में आ गया? सो फाइनली आपको हाइड्रोजन हैलाइड लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने यहां पर बॉन्ड तोड़ी दिया है तो एक कार्बन को आपको हाइड्रोजन देना है। सपोज मैंने इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया और इसको क्या दे दिया हमने, हेलोजन, सिंपली। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर सिंपल एक ही काम हो रहा है, एडिशन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, ध्यान से गौर करते जाइए। और अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग चलाया ना तो यहां पर ना प्रोडक्ट ढूंढने आसान होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ही एक्सेप्शनल कम ही केसेस होते हैं जिसको आपको मैं सेपरेटली कराऊंगा, बट ये बहुत आसान था। तो फाइनली यहां पर क्या करना है आपको, ये बॉन्ड टूटेगा। सो फाइनली एक ही बॉन्ड बचा, पाई से सिग्मा में चला गया अब, और एक को आपने दे दिया है हाइड्रोजन और दूसरे को दे दिया आपने हेलोजन। तो फाइनली हमारा काम हो गया। एक्चुअल में हमें क्या बनाना था, हेलो एल्केन। तो देखो ये हेलोजन और ये एल्केन, समझ में आ गया? एल्केन का क्या मतलब होता है, एन कब लगाते हो, जब आप सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन में। तो ये हेलो एल्केन तैयार हो गया। बहुत सिंपल है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अब इस पे डिपेंड करता है, एग्जांपल अलग अलग बनेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसकी मैं मैकेनिज्म भी आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन होती, क्या होती, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, तो मैं उसका एग्जांपल तो मैं यहीं बता देता हूं। सिमेट्रिकल एल्कीन होती तो हमें कोई टेंशन नहीं। सिमेट्रिकल का मतलब कार्बन जो डबली बॉन्डेड हैं उसके दोनों कार्बन एक जैसे दिखने चाहिए, मतलब उसकी तरफ जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं या एलिमेंट जुड़े हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब देखो
इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, और यही दोनों कार्बन है जो डबली बॉन्डेड है। इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले, ये कार्बन दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब यहां पर एलिमेंट सेम है। अब अगर यहां पर अगर आप रिएक्शन कराते हो, सपोज इसका, ध्यान से इसको देखिएगा, मान लो मैं इसका रिएक्शन कराता हूं HCl से, आप कुछ भी ले सकते हो, HF, HCl, HBr, HI, और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक चीज लिख रहा हूं CCl4। यहां पर CCl4 एज अ सोलवेंट हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, एज अ सोलवेंट एंड नथिंग एल्स। आप इसको एज अ सोलवेंट इस्तेमाल करते हो। अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए ना तो घबराना नहीं है, CCl4 साथ में लिखा हुआ दिखेगा, ये एज अ सोलवेंट इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब कुछ नहीं करना, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप यहां पर एक ही बॉन्ड का क्लीव करना है, एक ही बॉन्ड को तोड़ना है। ध्यान से उसको देखिए, और एक तरफ क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ क्लोरीन को देना है। बहुत सिंपल है। तो यहां पर जोड़ दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर हो गया CH2, ठीक है, और मान लीजिए कि इसको हाइड्रोजन दे दिया तो ये हाइड्रोजन मैं यहां लगा देता हूं, और यहां पर क्या लगाओगे, CH2, और ये क्लोरीन आपका हो गया। ये देखिए इस तरह से आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। और फाइनली मैं अगर कहूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहां बन गया CH3, CH2, Cl आपका तैयार हुआ है। और फाइनली इस प्रोडक्ट को क्या नाम दोगे, दैट इज इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। समझ में आ गया सब लोगों को। नाउ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सबको समझ में आ गया। अब इसकी मैकेनिज्म बड़ी आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, एडिशन करना है आपको। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, उसके अलावा असिमेट्रिकल एल्कीन, उसको ध्यान से समझो, वहां मैकेनिज्म बता दूंगा तो इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। पर अगर हमने असिमेट्रिकल एल्कीन ली, ठीक है, असिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब सेम सी ना दिखने वाली, सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं हम लोग, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, और उस पर एडिशन करवाते हैं, तब देखिए क्या होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब यहां पर दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग होंगे। जैसे कि प्रोपीन ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग CH3, उसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पर ये हमने लिया। अब अगर यहां पर आप किसका एडिशन कराते हो, मान लेते हैं हम लोग HCl का एडिशन कराते हो, और यहां पर CCl4 लिखा हुआ है, क्लियर होता है। तो यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको मार्कोवनिकोव रूल का इस्तेमाल करना है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, प्लीज जाके देखिए। ये तो मैं यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म में मैकेनिज्म बता भी दूंगा। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तब हमें प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन किधर जुड़े और क्लोरीन किधर, क्योंकि यहां पर तो कोई समस्या ही नहीं थी ना, क्योंकि सेम से दिख रहे। आप चाहे यहां हाइड्रोजन दे रहे हो, यहां क्लोरीन दे रहे हो, तब भी एक ही बात है, यहां क्लोरीन दे रहे हो, यहां हाइड्रोजन दे रहे हो, तब भी एक ही बात है। दोनों का आईयूपैक नेम तो सेम ही होगा, सेम ही प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पर तकलीफ है, अब हमें यहां मालूम नहीं है कि हाइड्रोजन किधर देना और क्लोरीन किधर, क्योंकि यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहां पर आप मार्कोवनिकोव रूल का इस्तेमाल करोगे। सो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट जो होगा, नाउ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे, डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, वो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। तो देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कहां है, ये रहा, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, स्टार लगा देता हूं, दिख रहा है। तो फाइनली नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर क्या बना, ये बना CH3, उसके बाद CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH2, और यहां क्या लगा दोगे Cl। इसको एक हाइड्रोजन दिया है ना आपने, बॉन्ड तोड़ा, तो CH3 हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ेगा, बॉन्ड आपने तोड़ देना है और एक हाइड्रोजन इसको भी दे देना है। आया सबको समझ में। सो फाइनली यहां पर क्या बनेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहां पर प्रोपीन लिया तो यहां बन रहा है 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसको मैं डिटेल में एक पूरी वीडियो में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कोई पूछे कि किस तरह का रिएक्शन है ये, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ध्यान से इसको देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर हो रही है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एडिशन तो आपको समझ में आ गया, आपको बॉन्ड तोड़ के चीजों को जोड़ना है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखने वाला। अब इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन रखने वाला आके अटैक करेगा। क्यों यहां पर अटैक कर रहा है, क्योंकि यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से लगाव रखने वाला अटैक करेगा। तो होगा कुछ यूं, जरा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले H और Cl, मैं यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं, ये क्या करेंगे, बॉन्ड क्लीव होगा। हमको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके भागेगा। क्या बनेगा यहां पर H प्लस और Cl माइनस। तो यहां पर देखिए ये H प्लस को, यही है ना इलेक्ट्रोफाइल, इसी को जरूरत है।
तो ये H प्लस आके अटैक करेगा, जरा ध्यान से उसको देखो। अब H प्लस के अटैक से दो तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ध्यान से इसको देखिएगा। यहां पर ये अब H प्लस आया और ये अटैक करना चाहता है, इसको चाहिए लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो सकता है, देखिए उसके स्वागत के लिए इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी तो वो आके अटैच होगा, क्योंकि वो प्लस है, यहां पर माइनस दिखना चाहिए, तभी तो वो आएगा अटैक करने के लिए। तो देखिए या तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। आता है समझ में? तो उससे आपके पास एक पॉसिबिलिटी बनती है, मैं इस तरफ बना देता हूं, क्या बनेगा, CH3, यहां पर क्या होगा CH2, यहां पर CH2, जब इलेक्ट्रॉन दोनों यहां शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पे क्या बन गया है, इस कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव साइन, मतलब कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया है। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सबको समझ में आता है। या फिर ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। नाउ टॉक अबाउट सेकंड पॉसिबिलिटी, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर उस तरफ शिफ्ट हो गए तो जरा सोचिए, फाइनली अगर दोनों इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो गए तो यहां पर आएगा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, क्या बनती है, CH3, उसके बाद CH, इस पे आ गया है पॉजिटिव, और यहां पर बॉन्ड टूटने के बाद इसको मिल गया CH3। क्लियर होता है? तो देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहां पर दो ग्रुप हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये आगे जाएगा। एक बच्चा क्या पूछता है, सर ये स्टेबल है तो ये आगे कैसे जाएगा, तो भैया इंटरमीडिएट ही अगर स्टेबल नहीं होगा, मतलब यहां से यहां गए ये स्टेबल ही नहीं है तो वापस चला जाएगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा, जेन्युइन क्वेश्चन था, मैं उसका आंसर करता हूं। वो कहता सर ये ज्यादा स्टेबल है तो आगे क्यों जाएगा, यही तो आगे जाएगा क्योंकि यही स्टेबल है इस सिचुएशन पे। यहां से यहां गए, तुमने एक पांव सीढ़ी पे पांव रखा, ये सीढ़ी खराब है तो तुम पीछे ही जाओगे ना। सो फाइनली ये स्टेबल नहीं है तो ये पीछे जाएगा, जबकि ये स्टेबल है तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो फाइनली यहां पर क्या होगा, Br माइनस का अटैक हुआ क्योंकि वहां प्लस आ चुका, और फाइनली आपका रिजल्टेंट बना ये वाला प्रोडक्ट, ये देखिए, और यही मैंने आपको सिखाया भी था, ये देखिए। सो फाइनली आपका मेजर प्रोडक्ट होगा यहां पर क्या लिया था, Cl लिया था, तो चलो Cl ले लीजिए। यहां पर Br नहीं है, Cl माइनस है, क्योंकि मैंने HCl लिया है, सबको समझ में आता है। ये Cl माइनस लास्ट में अटैक करेगा, तो फाइनली Cl माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, Cl, सबको समझ में आ गया। अगर यहां पर HBr लेते तो Br माइनस आता, HCl ले तो Cl माइनस, वो अटैक करेगा लास्ट में। और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, जरा चेक करो, दैट इज 2, ठीक है, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो और साथ में प्रोपेन, ये प्रोडक्ट बन गया है। और ये क्यों बना, इसका मैकेनिज्म सेपरेटली मैंने यहां पर भी बता दिया है। क्लियर होता है? यहां पर जो स्टेबल होगा वही आगे बढ़ेगा, जो स्टेबल नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, रिएक्शन उससे आगे जाएगी नहीं। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा, ये माइनर प्रोडक्ट में आएगा। क्लियर होता है? इस तरह से इसकी मैकेनिज्म है, पर इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, CCl4 और HCl या HX लिखा हो तो मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। क्लियर होता है? अब हम यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव का क्या सीन है वो भी आपको क्लियर करता हूं, और यहां पर मजेदार सवाल कराता हूं। फाइनली यहां पर शिफ्टिंग भी हो सकती है, हाइड्राइड और मिथाइड शिफ्टिंग, जो मैंने आपको सुबह वाले लेक्चर में करवाई थी, उसका उपयोग करके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई भी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो वहां पर स्टेबिलिटी के चक्कर में शिफ्टिंग पॉसिबल है, हाइड्राइड शिफ्टिंग या फिर मिथाइड शिफ्टिंग, सबको समझ में आता है। और ये मैंने सुबह के लेक्चर में सिखाया था, जिसने आज मॉर्निंग के लेक्चर नहीं देखे प्लीज आप जाके देखो, क्योंकि अब वो सारे बेसिक यहां काम आएंगे। और ये चीजें करवा चुका हूं, फास्ट करवाई है, जिसने पहले देखी होगी उसको फटाफट से समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए कहता हूं जीओसी और हाइड्रोकार्बन के जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं एक्स्ट्रा, उसको जरूर देखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो फाइनली हमने यहां क्या सीखा, देखो हमने यहां अभी तक जो सीखा है उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। यहां पर शिफ्टिंग का मैं आपको फंडा बताऊंगा। फाइनली एल्कीन से आप हेलो एल्कीन तैयार कर सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप HCl कहीं भी जोड़ो, HX कहीं भी जोड़ो, HX मतलब एक एग्जांपल के तौर पे HCl लिया, आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो, Cl Br I F व्हाटएवर, ठीक है, जरा ध्यान से उसको देखो। लेकिन अगर अपने असिमेट्रिकल एल्कीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब वो सेम नहीं दिख रहा, यहां कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहां कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। उस केस में आप मार्कोवनिकोव रूल का इस्तेमाल करोगे, और मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है कि आपको नेगेटिव पार्ट, HCl का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। सो फाइनली यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम किधर है, इस कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। सो फाइनली यहां पर आप Cl जोड़ोगे तो यहां पर H जोड़ोगे, और एक्चुअल में देखो यही बन रहा है,
और फाइलियोस ने क्यों कहा ऐसा, उसके पीछे का ये रहा मैकेनिज्म। सबको समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज योर मैकेनिज्म। और यहां पर रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सबको समझ में आ गया? अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हाइड्राइड शिफ्टिंग और मेथाइड शिफ्टिंग कब होती है और एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या है, ये दो चीजें और बताऊंगा इसी मेथड में। सबको समझ में आता है? टिल देन फटाफट से इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब लगाना है और हाइड्राइड और मेथाइड शिफ्टिंग कब होगी। ठीक है, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले एंटी मार्कोवनिकोव रूल का सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक, और वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अलग से एक वीडियो में दे चुका हूं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप चाहें तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल के ऊपर जो वीडियो उसको फटाफट से देख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल। देखिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल आप कब लगाओगे, ध्यान से उसको देखिएगा, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको लेनी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन इसके साथ साथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो होनी चाहिए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस मतलब समझिए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन मान लेते कि हमने क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया फिर से ध्यान से उसको देखिएगा, दिस इज योर प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहां पर अगर कोई आपसे पूछे, यहां पर एरो पर देखे, और सबसे खास बात एक और चीज है जहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ कब लगता है, जब आप HBr का एडिशन करवा रहे हो, HBr के एडिशन में ही। तो यहां पर कंस्ट्रेंट देख लीजिए, सबसे पहले तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ HBr के एडिशन में ही लगेगा। बस ये चीजें पता है तो हो गया अपना काम, आ गया समझ में। बाकी ना तो Cl के HCl के प्रेजेंस में होगा, ना HI के प्रेजेंस में, ना ही HF के प्रेजेंस में। तो यहां पर लिखा होगा HBr और यहां पर लिख दिया उसने पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड में वो कुछ भी लिख सकता है, पेरोक्साइड सीधे लिख सकता है, H2O2 लिख सकता है, ठीक है, या बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिख सकता है, मतलब C6H5CO और यहां पर लिख दिया O2, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। और बेंजोइल पेरोक्साइड को इस्तेमाल करते हुए मैंने मैकेनिज्म बताया हुआ है वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देख लीजिए। ठीक है, सो फाइनली यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर ये सारी चीजें लिखी हैं तो इसका मतलब एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। अब एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, यहां पर लिख देता हूं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल हमें कहता क्या है सो फाइनली एंटी मार्कोवनिकोव जस्ट अपोजिट टू मार्कोवनिकोव। इसमें जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा, कौन है इसका नेगेटिव पार्ट, Br माइनस। तो Br माइनस आपको कहां जोड़ना है, जहां पर नंबर ऑफ वो डबली बॉन्डेड कार्बन जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। पहले नेगेटिव पार्ट किधर जुड़ता था, वो डबली बॉन्डेड कार्बन जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, यानी कि यहां। अभी एंटी मार्कोवनिकोव लगाना है या उल्टा करना है, मतलब ये कहां जुड़ेगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी कि इस तरफ। अगर यहां पर आप Br माइनस जोड़ रहे हो तो इस तरफ क्या जोड़ोगे, H प्लस। तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, नीचे लिख रहा हूं, यानी कि CH3 और उसके बाद CH2 और उसके बाद यहां पर CH2 और यहां क्या होगा Br, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये तो आपके पास हो गया एंटी मार्कोवनिकोव का रूल। सबको समझ में आ गया? तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए यहां पर आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल तो सिर्फ इन स्पेसिफिक कंडीशंस में ही लगाना है। सबको समझ में आ गया? और अगर यहां पर लिखा होता HCl या फिर HBr भी लिखा होगा तब भी चलेगा, HBr और CCl4, और HBr और CCl4 लिखा है तो आपके पास मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। उस केस में आपके पास क्या बनेगा, 2 ब्रोमो। दोबारा क्लियर कर देता हूं, 2 ब्रोमो, यहां पर क्या बन रहा था 1 ब्रोमो, क्लियर होता है, यहां पर क्या बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जरूरी नहीं है HCl, यहां पर HBr भी लिखोगे, लेकिन CCl4 लिखा है तो मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। लेकिन अगर H2O2 लिखा है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तो दोनों सेपरेट चीजें हैं। सबको समझ में आ गया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है। अब मैं आपको शिफ्टिंग के बारे में बताता हूं। देखो शिफ्टिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने आपको, जब मैंने सुबह मॉर्निंग में ये लेक्चर डाला था तो मैंने कहा था शिफ्टिंग तभी पॉसिबल है जब कार्बोकेटायन जनरेट होता हो। आपको पता है कि यहां पर जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल है, जाके एक बार वीडियो देखिएगा, वहां पर कोई कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होता। यहां पर क्या चीज जनरेट होती है, यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होता है। लिख देता हूं, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। शिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटायन के केस में पॉसिबल है, यानी कि जहां मार्कोवनिकोव रूल लगता हो वहीं शिफ्टिंग होगी। तो पॉइंट लगा लीजिएगा, जहां पर आप मार्कोवनिकोव रूल लगा रहे हो, ठीक है, शिफ्टिंग कौन सी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है, या फिर मिथाइड शिफ्टिंग, वहीं पॉसिबल है। इस चीज को ध्यान रखना। सबको समझ में आता है?
ये मैं आपको नोट लगवा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मैंने सुबह भी बताई थी उस लेक्चर में, सबको पता होगा जिन्होंने देखा है। अब सीन कैसा आएगा जरा ध्यान से उसको देखो। सपोज आपको कहें यहां पर इस तरह के कंपाउंड दिया है, ध्यान से इसको देखिएगा, CH3 और यहां पर C, यहां पर लगा देता हूं CH3, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक H, यहां पर CH और डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिखा है। देखिए पहले आप बैलेंस ही चेक कर लो, 2 और 2 4, 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 बराबर है। और आपको क्या कहता है कि इस पे हमने क्या किया है, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा। इस पे यहां पर लिख दिया है HBr और लिख दिया है CCl4 और पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो CCl4 लिखा है, ये इटसेल्फ कहता है कि मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, और अगर मार्कोवनिकोव रूल लगेगा तो वहां शिफ्टिंग भी हो सकती है। सबको समझ में आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के चक्कर में अपने आप को शिफ्ट कर सकता है। तो देखिए अब यहां पर सीन क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपको यहां मार्कोवनिकोव रूल में ये मत कर देना, मतलब अगर आपने ये कर दिया कि नेगेटिव पार्ट उस तरफ जाके जुड़ेगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहां जाके जोड़ दिया, डबली बॉन्डेड में यहां जोड़ दिया, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबको समझ में आता है? तो फाइनली आंसर सही क्या है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें पता है कि यहां पर सबसे पहले H+ का अटैक होगा, क्योंकि यहां पर HBr में H+ आएगा। H+ का अटैक करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, सबको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस तरफ, तो आएगा पॉजिटिव इधर, क्योंकि अगर इस तरफ शिफ्ट होते हैं और अगर आपने पॉजिटिव यहां लगा दिया तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर 2 डिग्री बनेगा। तो आपके पास देखो सीन कुछ ऐसा है, ये वही चीज फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से उसको देख लो। ये देखिए CH3, उसके बाद यहां पर CH, यहां पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट गया, यहां पे इसको आपने हाइड्रोजन दे दिया, यही होगा ना। देखिए जरा ध्यान से, अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर बन गया। क्लियर होता है सब लोगों को? H+ के एडिशन के बाद वही मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन और भी स्टेबल हो जाएगा जब ये कार्बन, ये पॉजिटिव साइन किधर आ जाए, इस कार्बन पे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं। ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब ये पॉजिटिव अगर इस कार्बन पे आ जाए हमारे लिए, ये पॉजिटिव अगर इस कार्बन पर आ गया तो वो तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 डिग्री हो जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो मैं नीचे लिख देता हूं, ध्यान से इसको देखिए, यहां पर होगी अब शिफ्टिंग, यहां लिख देता हूं, यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, यहां लिख देता हूं हाइड्राइड शिफ्टिंग फॉर स्टेबिलिटी, और मैंने आपसे कहा था कि ये पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। तो फाइनली क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और फाइनली ये पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, और ये हाइड्रोजन वहां जाके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो यहां पर क्या बन रहा है जरा चेक करो, CH3, उसके बाद C, ठीक है, इस एरो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, CH3, और यहां पर आ गया जी पॉजिटिव, यहां पर आ गया है CH3, यहां पर आ गया CH3, इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। ये हाइड्रोजन चला गया है अपने इलेक्ट्रॉन लेके उधर, और पॉजिटिव आ गया इधर, क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सो फाइनली देखिए अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, मैं इस तरफ लिखता हूं ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, विच इज मोर स्टेबल। नाउ दिस वन इज मोर स्टेबल, और ये चीज तभी होगी जब मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। क्लियर होता है? अब बड़ा आसान है, अब क्या करो, अब इस पे क्या करो, देखिए आपने किसका HBr था, तो Br माइनस सो फाइनली अब Br माइनस अटैक करने को आएगा। सो फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं बना देता हूं CH3 C, CH3, यहां पर आएगा Br, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर CH3 और यहां CH3। सबको समझ में आ गया? ओहो, फाइनली एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, यहां पर 2 था ना, तो यहां पर अच्छा CH, ये हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 होगा, सॉरी, ठीक है, तो यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 2 लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभार, क्योंकि मैं शक्तिमान तो हूं नहीं, मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, कुछ नहीं किया, यहां CH था, हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 लिखना था, मैंने सिर्फ 3 लगा दिया गलती से, सो सॉरी फॉर दैट, बट यहां पर हाइड्रोजन उधर जाएगा तो CH से CH2 हो जाएगा, फाइनली CH2 से वहां पर CH2, क्योंकि यहां पर पोर्ट 5 हो रहे थे, मुझे नजर आ गया तो मुझे मालूम पड़ गया। कभी कभार क्या होता है लाइव क्लास में ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको क्या करें, नजरअंदाज करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट तो पूरे बता ही देता हूं, ठीक है, छोटी मोटी गलती कभी हो जाए तो माफ कर देना, या तो मुझे नजर आ गया। सो फाइनली यहां पर क्योंकि CH था तो एक हाइड्रोजन उधर जाएगा तो CH2 हो जाएगा। क्लियर होता है? सो फाइनली यहां पर CH2 CH3, अब प्लस से माइनस अटैक करेगा, Br जुड़ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था, देखिए अब ये सवाल जो है सीधे सीधे हेलो एल्केन हेलो एरीन से जुड़ा हुआ है। हेलो एल्केन में आप HBr का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में करा रहे हो, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है तो वहां हाइड्राइड की शिफ्टिंग भी हो रही है।
इसलिए मैंने कहा था कि एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगली बार मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली ये सेकंड मेथड था गाइस, एल्कीन के थ्रू हम लोग किस तरह से हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्लियर होता है सब लोगों को। और उसमें दो रूल आपको ध्यान रखने हैं, मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। मार्कोवनिकोव आपको किसी पे भी लगाओ, CCl4 लिखा होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं लिखा तो भी लगा सकते हो। लेकिन गलती से भी पेरोक्साइड लिखा हुआ और HBr का एडिशन करा रहे हो तो एंटी मार्कोवनिकोव लगेगा। मजे की बात, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइड शिफ्टिंग और ये जो रिंग एक्सपेंशन है वो सिर्फ मार्कोवनिकोव का जब आप रूल लगा रहे हो या फिर कहीं कार्बोकेटाइन पैदा हो रहा है तब लगाते हो। क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन पैदा हो रहा था इसलिए हमने यहां पर रूल लगाया। आप ध्यान रखिए, वीडियो जाके देखिए, जब आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर कोई कार्बोकेटाइन पैदा नहीं होता, यहां पर फ्री रेडिकल पैदा होता है। इसलिए यहां पर शिफ्टिंग वाला रूल नहीं लगेगा। सिर्फ कहां लगेगा, जहां मार्कोवनिकोव रूल लगा रहे हो, ठीक है, या फिर जहां कार्बोकेटाइन पैदा होता है। सिंपल। और वो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। देखिए, कार्बोकेटाइन पैदा था तभी तो ये पॉजिटिव इधर की तरफ आया। रेडिकल पैदा होगा उसमें ऐसा सब कुछ होता नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो छोटे छोटे रूल अगर आपने ध्यान से देख लिया, ऑर्गेनिक सीरियसली बहुत इजी है। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हमें हेलो एल्केन बनानी अल्कोहल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे हमने करना क्या है, और फिर हम सोचेंगे हम इसको करेंगे कैसे। ये प्रोसेस अगर आपके दिमाग में चलता रहेगा तो आपको बड़ी आसानी होगी केमिकल रिएक्शंस को याद करने में। समझ में आता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। मैं चाहता तो आपको केमिकल रिएक्शन सीधे भी लिखा सकता था, देखिए लिख लीजिए, लेकिन विजुअलाइज करके लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैकेनिज्म हर एक केमिकल रिएक्शन की होती है, समझ में आता है, लेकिन अगर हर एक केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर आप याद करने बैठ जाओ और देखने बैठ जाओ, ठीक है, तो उससे आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसको पूरा होने में 3 साल लगेंगे। तो हम लोग उनकी मैकेनिज्म करेंगे जिनकी मैकेनिज्म लिटरली बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे कि लास्ट दोनों मेथड में मैंने मैकेनिज्म बताई है आपको। समझ में आता है? सो आगे जो केमिकल रिएक्शंस है ना, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सीधे ये दिया होगा कि यहां पर ये है, यहां से क्या बनेगा। बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको विजुअलाइज करके सीधे रिजल्ट निकाला जा सकता है। आता है समझ में? और आपके सिलेबस में भी सभी की मैकेनिज्म नहीं है, और इनफैक्ट सभी की मैकेनिज्म हमें करने की जरूरत भी नहीं है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमें कहां कहां सीधे याद करना है, और वो याद हो भी जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग चलता है, आसानी से होगी। लेकिन कहां कहां में मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है तो वहां पर आपको मैकेनिज्म कराऊंगा। हर जगह मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, मुझे तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना है, आपको तीनों सब्जेक्ट से डील करना है। तो आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि अपने दिमाग को भरे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, उससे आपको दिक्कत होगी। तो हमें PhD नहीं करनी है। हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकले, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। और अगर वो निकल पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी थ्योरी प्रॉपर है, हमें उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। समझ में आता है? जो सिलेबस में मैकेनिज्म है वो आपको मैं जरूर कराऊंगा। तो चलिए, सो फाइनली इस मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का काम क्या है, सबसे पहले हम उसको विजुअलाइज करते हैं। क्लियर होता है? तो जरा ध्यान से उसको देखिए, और ये बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, अल्कोहल के थ्रू हेलो एल्केन बनानी है। तो देखिए अल्कोहल मतलब, क्योंकि हेलो एल्केन बनानी है तो हमें एल्काइल ग्रुप ही लेना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड बनानी है तो यहां पर एल्काइल ग्रुप, समझ में आता है। और यहां से इसको अल्कोहल कैसे दिखाओगे, R से यहां पर अगर OH में लगा दूं तो ये बन गया जी अल्कोहल। समझ में आता है? तो ये अल्कोहल हो गया जिसमें R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्काइल का मतलब CH3 मिथाइल, C2H5 इसको बोलते हैं इथाइल। नाउ दीज आर कॉल्ड एल्काइल। समझ में आता है? हेलो एल्केन बनानी है। चलिए, सो फाइनली RH को आपको किस में कन्वर्ट करना है जरा सोचिए। सो वी नीड अ प्रोडक्ट दैट इज हेलो एल्केन, यानी कि एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। ये अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में अब कन्वर्ट करना है, तो जरा सोचिए कि काम करेंगे कैसे। आपको OH को यहां से हटाना है और कैसे भी X यानी कि हेलोजन को यहां पर लगा देना है। सवाल है कि X लगेगा कैसे, ये काम करेगा कौन। तो देखिए ये काम जो है 3 तरीके से पॉसिबल है, ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए सबसे पहला काम, ये काम कौन कर सकता है, ये कर सकते हैं जी हाइड्रोजन हैलाइड्स। कौन कर सकते हैं? अगर आप इनकी रिएक्शन किनसे कराओ, हाइड्रोजन हैलाइड से कराओ, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स ये काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, HX, इनको हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl, HBr, HI, HF बोलते हैं ना। सो फाइनली हाइड्रोजन हैलाइड के थ्रू काम हो सकता है। कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट ध्यान से उसको देखिए। एक और बात बता देता हूं
यहां एरो के इस तरफ यानी कि जो रिएक्टेंट लिखे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तो सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं जी सबस्ट्रेट, जिस पे अटैक होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, ठीक है, जिस पे अटैक होगा। क्लियर होता है? मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। और जो इस पे अटैक करने जाएगा उसको रीएजेंट बोलते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड रीएजेंट। तो हमें यह ढूंढना है कि फाइनली रीएजेंट कौन है। नाउ दिस इज कॉल्ड रीएजेंट। आता है सबको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली वी वांट टू फाइंड आउट कि रीएजेंट कौन है जो इस सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा और फाइनली ये वाला प्रोडक्ट देगा। बात सबको समझ में आती है? तो पहला तो हमने ढूंढ लिया HX। क्लियर होता है? दूसरा ये काम कौन कर सकता है? दूसरा ये काम कर सकता है फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। फॉस्फोरस के हैलाइड्स, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स कौन से होते हैं? पढ़े होंगे आपने। एक तो यहां पर PX3 और दो तरह के हैलाइड बनाता है फॉस्फोरस, PX3 एंड PX5। ये तो पढ़े होंगे ना तुम लोग, बहुत ही आसान है। PX3 एंड PX5, उससे ये कंपाउंड, ये आप कंपाउंड बना सकते हो, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा आपको बताता हूं। और तीसरा एक काम आप करा सकते हो स्पेशली RCl के केस में। इफ यू वांट टू मेक RCl, उसके केस में स्पेशली आपको थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नोट्स को ध्यान से बनाइएगा, जिसका फॉर्मूला होता है SOCl2। ठीक है, तो यहां पे RCl बना सकते हो सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते हो। ऐसा कि हर मेथड से हर चीज नहीं बनती है, उसके भी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं उसमें भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो मैं आपको लिखाते जाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे आप क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन। क्लियर होता है? ध्यान रखिएगा। तो चलिए इन तीनों मेथड को एक एक करके पढ़ते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम किसके थ्रू कर रहे हैं? HX के थ्रू। सो बाय HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। अब देखिए HX के थ्रू जब ये काम कर रहे होते हो कि हमें वहां पर कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए रहता है, ये ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट चाहिए रहता है। अच्छा एक और बात, यहां पर कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर यहां पर HX में तो HCl, HBr, HI, HF कुछ भी हो सकता है, तो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सो फाइनली ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HX, तो पहले सबसे पहले यही लिखवा देता हूं, दिस इज ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HX, क्योंकि HX तो कुछ भी हो सकता है ना, तो खुद से दिमाग लगाइए। ये है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HX। देखिए यहां पर होगा कुछ यूं कि आपको H से X को अलग करना होगा, दिमाग लगाने की कोशिश करिए। आप चाहते हो कि X H आसानी से अपना बॉन्ड को क्लीव कर ले, तोड़ ले, तो सबसे आसानी से बॉन्ड कौन सा टूटेगा? जो बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड की लेंथ कहां होती है? HI में। वी ऑल नो I जो हमारे पास एलिमेंट है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी साइज बहुत बड़ा होता है, जानते हो ना। साइज बड़ी है तो यहां पर ये जो लेंथ होगा बॉन्ड का वो भी बहुत बड़ा होगा, और जो बॉन्ड की लेंथ अगर बड़ी हो तो उसको तोड़ना आसान होता है। तो खुद से सोचिए कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यस और नो? समझ में आ गया लॉजिक क्या है? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। यहां पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन HI के केस में सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? बहुत सिंपल लॉजिक है, HBr। फिर किसका नंबर आएगा? HCl। तो लीस्ट कौन है? HF। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज आपने पकड़ ली तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर HF के केस में लीस्ट रिएक्टिविटी है, इसका मतलब RF बनाने में तकलीफ होती है। क्लियर होता है सब लोगों को? ये पहली चीज, ठीक है। अच्छा ये तो आपने ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएजेंट, ये हमारा रिएजेंट था, यस और नो? अब ये सवाल इसमें भी पूछा जा सकता है, कैसा? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अब हमारा सबस्ट्रेट कौन है? अल्कोहल, ROH के रिस्पेक्ट में, यस और नो? तो वहां पर मैं आपको यह भी चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर अगर आप ऑर्डर लगाने जाओगे तो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर होता है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है? जिसको नहीं पता मैं यहां लिख देता हूं। 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब है जी ये कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हो वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हो। ये ध्यान से इसको देखिए, उसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। नाउ दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ये बहुत आसान है, जहां पर 3 डिग्री लिखा हो इसका मतलब जो आपका मेन ग्रुप वाला कार्बन है, मेन ग्रुप का कार्बन वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा है। हर बार चीज तो सेम ही है, तो आपको घबराना नहीं है, हर बार चीज सेम ही होती है। अच्छा दूसरा, यहां पर क्या हो रहा है? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जब हम मैकेनिज्म को गौर करेंगे तो वहां पर कार्बोकैटायन
यहां पर जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन के केस में ही ऐसा होता था। रेडिकल वाला केस नहीं, क्योंकि यहां पर HNO इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। रेडिकल की केस कब आती है? जब सनलाइट आप लोग यूज करते हो। यहां कोई सनलाइट का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, डोंट वरी। तो इसका मतलब यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की तरह जनरेट होंगे, तो वहां पर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब 3 डिग्री सबसे अच्छी यहां पर ये केमिकल रिएक्शन करके दिखाएगा। अब ये चीज तो पहले से ही मालूम पड़ जाती है अगर आप ध्यान से सोचे तो। और वैसे भी जरा देखिए, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसके बाद यहां पर क्या बनेगा? प्लस। खुद से ही सोच लो, कई बार बच्चे सोच लेते जैसे सवाल आता है ना, तो सर मैकेनिज्म बताइए। मैकेनिज्म एक बार आप देख लेना, आइडिया लगा दें। जैसे कि हमने एल्कीन्स के केस में देखा और यहां पर हेलोजिनेशन के केस में देखा था, तो एक बार मैकेनिज्म देखने से ना बहुत सारे की मैकेनिज्म तुम खुद से कर सकते हैं। अब जरा सोचिए क्या हो रहा होगा। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, जिससे यहां कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी। तुम्हें साफ पता लग रहा है कि यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन के केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। सबको समझ में आ गया? तो ये सवाल है। और एक और बात, मैं बार बार इस चीज पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? बच्चे ने पूछा कि सर यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये आगे, यही आगे जाएगा। जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है वो तो पीछे की तरफ जाएगा। अब जरा सोचिए कि यहां पर एक सीढ़ी टूटी हुई है, तब टूटी हुई है इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो तुम क्या आगे जा पाओगे? नहीं। अगर कोई सीढ़ी मजबूत है तभी तो तुम आगे जा पाओगे। तो ये मजबूत है तब हम केमिकल रिएक्शन कर पा रहे हैं। अच्छा, 2 डिग्री का क्या मतलब है? जब कार्बन के साथ क्या हो, सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप या 2 कार्बन अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। देखिए 2 ही कार्बन लगाए हैं मैंने। और 1 डिग्री इसको बोलेंगे, बहुत आसान है, जहां पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो और बाकी दोनों क्या हो? हाइड्रोजन। सो नाउ दिस इज 1 डिग्री। और ये यहां पर ऑर्डर रहेगा। क्लियर होता है सब लोगों को? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये हमने ऑर्डर भी बता दिया है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे करेंगे। ले लीजिए फटाफट, चलिए। सो चलिए गाइस, अब हम एक एक मेथड को यहां पर लेते हैं और उसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है? सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कौन था? HX के थ्रू। सो बाय HX, ध्यान से इसको देखिएगा। HX में तो यहां पर X कुछ भी हो सकता है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं बाय HCl, ठीक है? एक एक करके यहां पर डील करते हैं, क्योंकि हर जगह कैटलिस्ट अलग होगा। मैंने आपसे कहा था, अगर नहीं बताया तो यहां HX के थ्रू हमें वी नीड कैटलिस्ट, यहां पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है या फिर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां वाटर भी निकल रहा है बाहर। तो जरा ध्यान से इसको समझिएगा। HCl के केस में ये रिएक्शन कैसे होगा? बहुत आसान है। अगर हमने सपोज 1 डिग्री यहां पर अल्कोहल लिया, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है? CH3 CH2, ठीक है, और यहां पर OH। जरा ध्यान से देखिए, ये 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हमने करवाया, जरा ध्यान से उसको देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया जी HCl से रिएक्शन करा रहे हो तो आपको यहां पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ZnCl2। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है जो कि इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। कोई सवाल पूछे कि ZnCl2 क्यों डाला है? ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है जो कि इस बॉन्ड को, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। क्लियर होता है? सो यहां पर आप लिखते जाइएगा, तो इसको तोड़ने में मदद कर रहा है, ये कैटलिस्ट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखिए बहुत आसान है, जरा चेक कीजिए। अगर आप इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हैं तो होगा क्या? यहां से ये OH और यहां से ये H मिलके क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। और यहां पर ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है तो उसकी जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन। तो फाइनली यहां पर क्या बनेगा? मैं उसको यहां पर नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो वाटर बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकला, प्लस साथ में क्या बन रहा है? आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, वो कौन सा है? CH3 CH2Cl, ये बन गया। क्लियर होता है सब लोगों को? तो हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हो गई और ये 1 डिग्री के लिए बनाया, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। क्लियर होता है सब लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं जी 2 डिग्री। 2 डिग्री केस में भी सिमिलर है, चाहे 1 डिग्री लो 2 डिग्री लो। यहां पर सपोज हमने 2 डिग्री यहां पर ले लिया है जी अल्कोहल, ये लीजिए, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है। अब ये कार्बन जो है खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया। यहां पर एक हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा किया, 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड और ये OH। 2 डिग्री केस में भी अगर आपने HCl से रिएक्शन करवाया तो आपको ZnCl2 की प्रेजेंस जरूरी है। क्लियर होता है सब लोगों को? अगेन यहां से क्या होगा? यहां से वाटर बाहर निकलेगा, देखिए, और ये Cl उसकी जगह ले लेगा जो बॉन्ड यहां से टूटा है। क्लियर होता है? सो फाइनली यहां पर क्या बनेगा? CH3, अब CH3 और यहां पर क्या होगा? H तो पहले से ही है और यहां पर क्या बन जाएगा? लग जाएगा Cl। सबको समझ में आता है? तो इस तरह से 2 डिग्री में भी हमारा काम हो गया, हमें कोई समस्या नहीं है। अब इसके लिए मैकेनिज्म की क्या जरूरत है? अब सीधे ही समझ पा रहे हैं।
तीसरा देखिए, तीसरा अगर आपने 3 डिग्री ले लिया तो 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, और वो कार्बोकेटाइन आसानी से जनरेट कर लेता है, मतलब ये तोड़ना बॉन्ड आसान होगा, तो वहां पर आपको ZnCl2 की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो यहां पर आप रूम टेम्परेचर पर सीधे विदाउट ZnCl2 HCl से रिएक्शन करवा सकते हैं, नो नीड ऑफ ZnCl2। ZnCl2 मैं लिख देता हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस लगा रहा हूं, क्लियर होता है, ध्यान से नोट्स बनाते रहिएगा। यहां पर क्रॉस लगा मतलब ZnCl2 की कोई जरूरत नहीं है। अब बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, यहां से वाटर बाहर निकाल दीजिए, Cl को उसकी जगह दे दीजिए, तो फाइनली यहां पर क्या बन रहा है 3 डिग्री, ठीक है, हेलो एल्केन तैयार हो गया है जी, ये लीजिए। अब इससे आसान क्या होगा, इजी है, तो HCl के थ्रू तो आसान ही था, क्लियर होता है सब लोगों को, देखिए बहुत आसान है। चलिए ना, व्हाट अबाउट HBr, देखिए यहां पर सेकंड हम लोग लेते हैं HBr का केस, देखते हैं HBr के केस में क्या करना होता है। सो HBr के केस में हमें ZnCl2 इनका इस्तेमाल नहीं करना, यहां पर हम लोगों को एक एसिड का इस्तेमाल करना होगा। अब ये चीजें आपको याद करनी है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थिंग है, बहुत ईजी है। यहां पर HBr के केस में आपको H2SO4 का इस्तेमाल करना, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है, क्लियर होता है। अब ये रिएक्शन दो तरह से पॉसिबल है, ध्यान से उसको देखिए। देखिए ये सबसे पहले तो आप क्या लो, यहां पे ROH एल्कोहल लेना पड़ेगा, सबस्ट्रेट जिसपे आपको अटैक करवाना है, सही है, प्लस साथ में आपने क्या किया, यहां पर HBr लिया। अब है तो बहुत ही आसान, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना था आपको कि यहां पर H2SO4 आपको लेना पड़ेगा, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होगा। आपको पता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो है बेसिकली यहां पर कौन कौन होते हैं, एक तो ZnCl2 और H2SO4, H3PO4 भी होता है, तो यहां पर H2SO4 का आपको इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए अब है कुछ नहीं, अगेन काम तो वही होगा, तो यहां से सबसे पहले आप पानी बाहर निकालिए, जैसा कि वहां किया था, तो वाटर बाहर निकल गया और साथ में RBr आपको मिल गया। नाउ दिस इज RBr प्लस H2O, कितना आसान है, बहुत ही इजी है। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया। ये रिएक्शन एक और तरह से करा सकते हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है, तो यहां पर ROH लीजिए, प्लस आप यहां पर क्या लीजिए, KBr लीजिए, और प्लस आप में यहां पर क्या लेना है, H2SO4। वहां तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर H2SO4 पार्टिसिपेट करेगा और इस K को संभालेगा। अब देखिए यहां पर इसको याद करना कितना आसान है, व्हाट यू नीड, RBr, तो सबसे पहले तो आपको RBr मिल गया, सही है, प्लस यहां ध्यान से इसको देखिए, ये OH को एक H चाहिए, यस और नो, तब ताकि पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, तो OH यहां से एक हाइड्रोजन लेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O। अब जरा सोचिए क्या क्या बच गया, एक हाइड्रोजन इसने लूज कर दिया, तो यहां पर HSO4 है, H की जगह आप क्या लगाओगे, जो H इसने लूज किया है, उसने क्या करा, एक H प्लस लूज कर दिया ना इसने, H प्लस किसको दे दिया, इस OH माइनस को, दिखाई दे रहा है। तो फाइनली H प्लस की कोई जगह बनाओ, H प्लस की जगह कौन ले सकता है, K प्लस, क्योंकि यहां से K प्लस भी बचा हुआ है, तो यहां से लास्ट जो प्रोडक्ट इसके साथ बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, KHSO4। अब देखिए याद करना कितना आसान है, क्लियर होता है, यहाँ KHSO4 एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलेगा, तो यहां पर ये HBr के थ्रू हो गया। थर्ड रिएक्शन लेते हैं हम लोग, किसके लिए, HI। अब HI के केस में आपको H2SO4 भी इस्तेमाल नहीं करना है, ZnCl2 भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिए जो एसिड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो है H3PO4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिए। आप ज्यादातर पूरी केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट सुटेबल HI, जब आपको आयोडीन जोड़ना होता है तो H3PO4 का इस्तेमाल करते हो, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट है, जबकि Br के केस में H2SO4 सुटेबल रिएजेंट होता है, क्लियर होता है सब लोगों को। तो सबकी अलग अलग जगह इंपॉर्टेंस है, इन चीजों को एम्फेसाइज अभी करोगे तो आगे आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तो ध्यान से उसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखो। मोस्ट सुटेबल इसके लिए ये है, तो करना कुछ नहीं है, वही ऊपर वाली रिएक्शन ही है, ROH प्लस HI, ठीक है। सो फाइनली इसका रिएक्शन कराया किसकी प्रेजेंस में, H3PO4, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है ये भी। अब कुछ नहीं करना, यहां से पानी बाहर निकाल दो, R से I जुड़ जाएगा, ठीक है, प्लस यहां से क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखिए अगर वो पार्टिसिपेट करता दिखाना है आपको, तो ROH प्लस आपको रिएक्शन इसकी HI से करवानी नहीं है, इस बार आप KI से करवाइए, सेम रिएक्शन। देखिए आपने क्या KBr लिया था, यहाँ KI ले लीजिए, अब वहां H2SO4 लिया था, यहां कौन लेंगे आप, कौन सा लेंगे, H3PO4। अब देखिए सेम काम करना है जो ऊपर किया। सबसे पहले व्हाट यू नीड हेलो एल्केन, तो ये रहा एल्केन, एल्काइल चैन, और यहां पर ये रहा हेलोजन, तो सबसे पहले RI बनाओगे, यस और नो, प्लस यहां से वाटर बाहर निकालिए, ये OH पानी की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो ये OH यहां से एक हाइड्रोजन लेगा, तो क्या बनाएगा, H2। अब प्लस साथ में सोचिए क्या क्या बच गया, इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, K को अपने साथ चिपका लेगा, तो फाइनली क्या बनाएगा, KH2PO4,
ये देखिए ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकलेगा। ये सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म में कैसे बनाते हैं। सबको समझ में आ गया? सो ये आपके मेथड थे HX के थ्रू। अब हमें क्या पढ़ने हैं, कैसे हम फोस्फोरस के हैलाइड के थ्रू बना सकते हैं और SOCl2 के थ्रू भी बना सकते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब बाकी दोनों मेथड भी देख लेते हैं फटाफट से, फोस्फोरस हैलाइड के थ्रू एंड SOCl2 के थ्रू। तो देखिए बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रिएक्शन हम लोग देखते हैं फोस्फोरस हैलाइड। फोस्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं, एक तो PCl3 यानी कि PX3 और एक PCl5 यानी कि PX5। मैं उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। मैं उनको जनरल में लिख देता हूं PX3 एंड PX5। ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। आप X की जगह कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में दिक्कत आती है, तो ध्यान से उसको देखिए। यहां पर सबसे पहले हम लोग PCl3 के केस में बात करते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रिएजेंट कौन है, एल्कोहल। हमने एल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आप इसको PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं। ध्यान से इसको देखिए। अब यहां से आपको जो प्रोडक्ट बनेंगे वो याद कैसे रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आप चाहते क्या है, यहां से खुद से सोचिए। हमको पता है PCl3 से यहां पर OH हटेगा, यहां पर Cl उसकी जगह लेगा, ये बात तो तय है। तो RCl बनना तो तय है, क्लियर होता है सब लोगों को। अब बस यहां पर इतने से ध्यान से देखना है, हमारे पास Cl कितने हैं, 3। अगर मैं यहां पर 3 लगा दूं तो यहां पर देखिए RCl भी कितने निकलेंगे, 3। ध्यान से इसको देखिए, Cl 3 है, तो यहां पर अगर मैंने यहां 3 लगा दिया तो RCl भी निकलेंगे 3। तो यहां पर 3 R मैनेज हो गए, 3 Cl भी मैनेज हो गए ना। तो यहां पर 3 RCl निकल रहे हैं। ध्यान से उसको देखिएगा, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यहां पर 3 RCl निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या आगे करेंगे, अब क्या बच रहा है आपके पास, देखिए अब 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं और 3 आपके पास यहां पर एक फोस्फोरस बच रहा है। 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और एक फोस्फोरस, उससे एक एसिड बना सकते हो। क्या बना सकते हो जरा सोचो, H3PO3, यस और नो। इसको क्या बोलते हैं, फोस्फोरस एसिड। तो आपका ये बैलेंस हो गया काम आपका, कुछ करना नहीं था। क्लियर होता है सब लोगों को? तो यहां फोस्फोरस एसिड बाहर निकलता है। अब ये बहुत ईजी था, क्लियर होता है। अब मजे की बात, PCl3 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन PBr3 और PI3 एग्जिस्ट नहीं करते। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना लिखना होता है। देखिए क्योंकि ये सीधे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो आपको रेड फोस्फोरस लेना होता है, ये भी आपके लिखा होगा, और यहां पर X2 लेना होता है। और यहां पर X2 क्या हो सकता है, ये X2 हो सकता है Br2 एंड I2। अब ध्यान से इसको देखिए, होता कुछ नहीं है, ये रेड फोस्फोरस, ठीक है, इमीडिएटली X2 यानी कि Br2 और I2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, PBr3 और PI3, और कुछ नहीं है। ध्यान से उसको देखो, यहां पर अगर आपने रेड फोस्फोरस की रिएक्शन आपने Br2 से करवाई तो वो तुरंत PBr3 बना लेगा। समझ में आता है? इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां पर क्या करोगे, 3/2 लगा दो तो 3 हो गया ना अपने आप। सबको समझ में आता है? PBr3 बनेगा, बाकी रिएक्शन सेम ही है, सेम, कोई फर्क नहीं है। क्लियर होता है? तो जब आपको रेड फोस्फोरस और X2 लिखा दिख जाए और X2 Br2 और I2 कुछ भी हो सकता है तो आप टेंशन नहीं लेना, सेम ही रिएक्शन है, सिर्फ यहां पर इनडायरेक्ट वे से, मतलब इमीडिएटली आप रेड फोस्फोरस और हेलोजन की रिएक्शन करा के आप PBr3 की फॉर्मेशन कर रहे हो। सबको समझ में आता है? सिर्फ इतना सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है इसका। तो आपको घबराना नहीं है, ये देख के आप कहीं टेंशन में आ जाओ कि ये क्या है, तो कुछ नहीं है, सेम ही रिएक्शन। क्लियर होता है सब लोगों को? आपकी बुक में मेंशन भी है। और यहां से आपके सीधे क्या बनेगा, RX बनेगा, और X की जगह क्या होगा मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है। सबको समझ में आता है? बस ये आपको इमीडिएटली कराना होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबली आपको मिल जाता है, इसलिए आप इसको सीधे करवाते हो। तो चलिए यहां पर ये हो गया हमारा PCl3 के थ्रू। अब PCl5 का रिएक्शन को देख लेते हैं, PX5 मतलब PX5 PCl5 एक ही बात है। सो यहां पर PCl5 ही ले लेते हैं। तो आप देखिए यहां जरा ध्यान से, याद कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सो ROH का रिएक्शन अब PCl5 से करवा रहा हूं। सबको समझ में आया? अब देखिए सबसे पहले तो आपकी डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, आप जानते हैं यहां पर OH हट जाएगा जी और उसकी जगह Cl ले लेगा, तो RCl तो बनेगा ही बनेगा, यस और नो। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर क्या करो, 5 है तो मैं यहां 5 लगा दूं और 5 RCl बाहर निकाल दूं, सेम चीज काम नहीं करेगी वहां पर। यहां पर इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको बेसिकली याद कैसे रखना उसका तरीका पता है। वहां पर भी कैसे करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको देखिए, यहां पर एक बना RCl, देखिए अब यहां पर हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में बाहर निकल सकता है, एक यहां पर तो 5 Cl है ना, तो एक क्लोरीन और इस्तेमाल करके यहां पर HCl बाहर निकलेगा। अब बाकी क्या बच रहा है, उसके थ्रू आप वो बाकी प्रोडक्ट बनाओगे। क्या बच रहा है जरा देखो। सो फाइनली यहां पर और क्या बच रहा है, तो आपने R इस्तेमाल कर लिया, एक Cl इस्तेमाल कर लिया, एक Cl और वहां पे इस्तेमाल किया, तो 3 Cl बच रहे हैं, एक P बच रहा है और एक O बच रहा है। तो यहां पर POCl3 ये गैस होती है जो बाहर निकलेगी।
तो देखिए आपका बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। देखिए बहुत आसान है, सबको समझ में आता है। और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर सीएल कुछ भी हो सकता है, BRI व्हाटएवर, क्लियर होता है सब लोगों को। तो इस तरह से ये आपको दिखानी है केमिकल रिएक्शन, इनको याद रखना है। इनके बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि बन क्या रहा है। POCl3 इज अ गैस जो यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर बाहर निकल रही है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बाहर निकल रही है। और हमारा मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, RCl, विच इज अ मेन प्रोडक्ट। क्लियर होता है सब लोगों को। अब लास्ट रिएक्शन ले गया, और विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएक्शन, इसको डार्जन्स प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है, डार्जन्स प्रोसेस। और यहां पर सबसे डार्जन्स प्रोसेस में सबसे प्योर फॉर्म में आप RX बनाते हो, स्पेशली RCl सबसे प्योर फॉर्म में बनती है। इसलिए क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाती है। और सबसे खास बात, सबसे प्योर फॉर्म में आपके पास RCl बाहर निकलता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो। आपको सबसे पहले ROH लेना है, उसकी रिएक्शन आपको करानी है SOCl2 से। अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा, जरा ध्यान से इसको चेक करो। एक तो तय है ना, RCl बनेगा, क्योंकि आप तो पढ़ी वो रहे हो। और थाइनिल क्लोराइड से RCl बनेगा, ये तय है। हेलो एल्केन बनती है, ये आप याद कर लीजिए, बहुत इजी है, देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए। फिर बाकी चीजें क्या निकलेंगी, तो देखो एक Cl आपने इस्तेमाल कर लिया, एक R आपने इस्तेमाल कर लिया, अब एक Cl और बच रहा है, वो H के साथ क्या करेगा, HCl गैस बनाएगा। सो नाउ दिस इज HCl गैस, क्लियर होता है। अब बाकी क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन और यहां पर SO क्या बनाएगा, SO2 गैस। अब देखिए यहां जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया आपको RCl, बाकी जो दोनों हैं वो हैं गैसेस जो उड़ जाएंगी, सही है। तो आपको कुछ सेपरेट मेथड नहीं लगाने पड़ेंगे RCl को प्योर फॉर्म में लाने के लिए। इसीलिए डार्जन्स प्रोसेस सबसे अच्छा प्रोसेस है RCl बनाने का। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि RCl बनाने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस कौन सा है, डार्जन्स प्रोसेस, जिसके अंदर आप SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो दोनों बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, वो उड़ जाते हैं। क्लियर होता है सब लोगों को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्योर फॉर्म में देता है आपको। सो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। सो फाइनली गाइज, ये मेरी तरफ से अल्कोहल के थ्रू किस तरह से हम लोग यहां पर डील करते हैं RX बनाने में, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका सिंपल तरीका है, आप प्लीज इसको बार बार लिखिए, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज आप इसको ध्यान से लिखते रहिए, नोट्स को प्रॉपर बनाइए। होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसको ध्यान से लिखते रहिए। आप देखिए खुद ही कि यहां पर P ब्लॉक का इस्तेमाल भी हो गया, PCl3 PCl5 इस्तेमाल कर रहे हो ना आप, SOCl2, ये सब चीजें क्या है P ब्लॉक में आती हैं। और P ब्लॉक में अनअकैडमी पे करवा चुका हूं, प्लीज आप वहां पे जाके वीडियो लेक्चर्स देखिए, और उनके नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए थे आपको यूट्यूब पे, उसका भी इस्तेमाल करिए और अपनी ये जो चैप्टर है उसको मजबूत करिए। एक लास्ट बात, हेलो एल्केन हेलो एरीन, इस चीज को अगर आपको समझना है तो GOC उसका बेसिक पार्ट है। GOC के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, हाइड्रोकार्बन भी उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, उसके लेक्चर भी प्रॉपरली अपलोड कर रहा हूं। जो लोग यहाँ GOC का लेक्चर अपलोड होकर नहीं देख रहे हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन के नहीं देख रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि हेलो एल्केन हेलो एरीन का आएगा, मुझे तो वही देखना है। भाई साहब, अगर आपने GOC नहीं किया, हाइड्रोकार्बन नहीं किया, तो आपको ये चीजों को समझने में भी दिक्कत होगी। सो प्लीज आप बराबर उस पर फोकस करते रहिए। समझ में आता है सबको। सो चलिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स जो बच रहे हैं उनको करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड आज का रहेगा हेलो एल्केन बनाने का, जो बचा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, लिखिए मेरे साथ, लिखिए फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट मेथड इज एडिशन ऑफ, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एडिशन करवाना है, ठीक है, ऑन एल्कीन। अब देखिए पहले हमने क्या किया था, एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाया था, अभी हम लोग हेलोजन का एडिशन करवाने वाले हैं। समझ में आया। तो देखिए हेलोजन का मतलब क्या है, यहां पर स्पेशली हम लोग बात करेंगे ब्रोमीन के केस में, ब्रोमीन के केस में बात करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है बेसिकली यहां पर इस मेथड में हम लोग जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनको पता लगाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको देखिएगा और इस चीज को समझिएगा। टू डिटेक्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड में तो एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों आते हैं, इसका मतलब आप इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में पढ़ते हैं, और ये आपने कहां पढ़ रखा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ भी रखा है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ईजी है, समझिएगा। देखिए
यहां पर ऐसा क्यों कि ब्रोमीन को इस्तेमाल किया है, क्योंकि ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, मैं बता देता हूं जो ब्रोमीन वाटर होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं, ब्रोमीन वाटर जो है बेसिकली ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का वाटर होता है, लिक्विड होता है। सो फाइनली ये रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, लिक्विड होता है। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किससे, ध्यान से उसको देखिए, मैं लिख देता हूं, नाउ द रिएक्शन इज, फिर उसके मैकेनिज्म पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। जैसे ही आप इसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि मान लीजिए हम लोग एल्कीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एल्कीन से कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिया, इथाइलीन या इथीन भी कहते हैं इसको। सो फाइनली इथीन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इथाइलीन या फिर इथीन से इसका रिएक्शन करवाया, तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन वाटर लिया, ठीक है, प्रेजेंस हमें किसकी रखनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रेजेंस हमें CCl4 का रखना पड़ेगा, ये CCl4 एज अ सोलवेंट काम करेगा। तो होगा कुछ यूं कि यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड एडिशन है, तो अनसैचुरेटेड केस में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा जिससे इस कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, इसका भी वैलेंसी फ्री होगा, और एक एक ब्रोमीन दोनों को मिल जाएगा। आसान है। इससे पहले क्या करते थे, HBr लगाते थे, लेकिन यहाँ पर इस बार HBr नहीं है, Br2 है। तो एक बॉन्ड जब टूटेगा तो दो चीजें चाहिए इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ेगा। मजे की बात, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा कुछ ऐसा, मैं नीचे बना देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि हम उस तरफ कुछ लिख सकें। सो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद एक ब्रोमीन लगा ऊपर और एक ब्रोमीन लगा नीचे। ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ब्रोमीन जो लगा है इसी को, जैसे एक ऊपर लगा एक नीचे लगा, इस तरह के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं इस तरफ लिख देता हूं ना, दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। ये क्या कहलाता है, एंटी एडिशन कहलाता है, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कहते क्या है, ध्यान से देखिए, दो विसिनल कार्बन के ऊपर आपने क्या किया, एडिशन करा है, तो इसको क्या कहते हैं, विसिनल, यानी कि विस डाइब्रोमाइड, विस डाइब्रोमाइड कहते हैं इसको। यस और नो, ये मैंने आपको पढ़ाया था इनिशियली, आप लोगों को पता होगा, विस डाइब्रोमाइड कहते हैं। क्लियर है सब लोगों को, तो दोबारा समझा देता हूं। यहां पे देखिए, हमने इथीन लिया, ब्रोमीन का उस पे, ब्रोमीन यानी कि देखिए यहां पर रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये वाटर, जैसे हमने इसका रिएक्शन इससे करवाया CCl4 की प्रेजेंस में, तो विसिनल डाइहैलाइड बना, विसिनल डाइब्रोमाइड। और बेसिकली यहां पर एंटी एडिशन होता, मतलब एक ब्रोमीन अगर ऊपर जुड़ेगा तो दूसरा ब्रोमीन नीचे से आके अटैक करके जुड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा। मजे की बात देखिए, यहां पर ये जो ब्रोमीन था, इससे पहले तक ब्रोमीन वाटर कैसा था, रेडिश ब्राउन कलर का, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन ने इससे रिएक्शन कर लिया तो यहां पर ये हो गया जी कलरलेस। ये विसिनल डाइहैलाइड कैसा होता है, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कलरलेस। सो फाइनली दिस इज कलरलेस। अब आप खुद से सोचिए कि अचानक से ब्राउन कलर का वाटर इसके साथ रिएक्ट करके कलरलेस कंपाउंड बनाएगा, तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर होता है, यानी कि एल्कीन या एल्काइन है। अब एल्कीन या एल्काइन में फिर आगे टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन यहां से डिटेक्शन मालूम पड़ जाती है कि यहां पर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अगर सैचुरेटेड होता तो ऐसा एडिशन होता ही नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड में क्या होता है, एल्केन, और उसमें एक ही बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है। उससे पहले ये सब चीजें क्लियर है आप लोगों को। सो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। और इसका मैकेनिज्म भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बहुत स्पेशल है। तो देखिए ये होता कैसे है, एंटी एडिशन का सेंस क्या है, अपने आप समझ में आएगा। एंटी एडिशन का मतलब क्या है वो मैकेनिज्म से बहुत क्लियर हो जाएगा, उस तरफ मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिए इसको, यहां पर हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे, तो ध्यान से इसको चेक करिएगा, अपनी कॉपी के अंदर भी बराबर लिखिएगा, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। सो चलिए गाइस, इसकी मैकेनिज्म की तरफ गौर करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, वो है इथीन। तो इथीन को सबसे पहले हम लिखते हैं। क्या खास बात होती है इथीन की, जरा सोचिए। इथीन की खास बात यह होती है कि इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, तो इसको किस चीज की जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, ठीक है। सो यहां पर बेसिकली ये कैसे काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है।
सबको समझ में आ गया। न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट का मतलब इसको न्यूक्लियस की जरूरत है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा। सो ये हमारा मेन सबस्ट्रेट और इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस चीज को समझें, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको पॉजिटिव की जरूरत है। तो ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अवेलेबल है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ध्यान से इसको देखो, ये ब्रोमीन में, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो ब्रोमीन में यहां पर जो बॉन्ड है बेसिकली वो नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर का मतलब यहां कोई पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अब ध्यान से इसको देखिए, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इस ब्रोमीन के ऊपर क्या हो जाते हैं, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो बताइए इस ब्रोमीन पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, ऑब्वियसली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इसको इंड्यूस्ड पोलैरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड पोलैरिटी। तो मैं यहां पर नहीं लिखने की बजाय मैं उसको साइड में लिख देता हूं, क्योंकि आगे अभी काम पड़ेगा। सो फाइनली इसको कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड पोलैरिटी, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहेंगे। ये आपने पढ़ा होगा कहाँ, 11th क्लास में। डाइपोल किस तरह से इंड्यूस होता है, बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली ऊपर नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। अब ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है तो नीचे वाले ब्रोमीन पर क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा बराबर, क्योंकि ओवरऑल पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, नॉन पोलर। तो ध्यान से इसको देखिएगा, यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी 0 इंड्यूस हुआ है तो यहां पर नेगेटिव पोलैरिटी पैदा हो जाएगी। और ये क्यों हुआ, इंड्यूस डाइपोल क्यों पैदा हो गए, क्योंकि यहां पर क्या थे, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी, जिसकी वजह से पोल डाइपोल इंड्यूस हुए। क्लियर होता है। अब ध्यान से उसको देखिए, क्योंकि यहां पॉजिटिव इंड्यूस हो गया है, सो इसकी वजह से क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इस ब्रोमीन को। अब आप चाहे यहां से जोड़ दीजिए चाहे आप यहां से जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और दोनों तरफ से नहीं टूटेगा, किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे। मान लेता हूं कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, इस तरफ शिफ्ट हुए, तो क्या होगा, इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे है पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करेगा इस ब्रोमीन को। ध्यान से इसको देखिएगा, इसने इसको डोनेट किए। अब ब्रोमीन तो क्या कर सकता है, ब्रोमीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो क्या करेगा, ये जो नीचे वाला ब्रोमीन है, ठीक है, जिसपे पार्शियल नेगेटिव साइन आ रखा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से फुर्र हो जाएगा। ध्यान से उसको देखिए, हुआ क्या, ये पाई बॉन्ड टूटा और ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट हुए तो उसके बाद इसने और इसने आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ब्रोमीन अभी एक ही बॉन्ड बना सकता था, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए, इसके साथ। अब देखिए यहां पर हुआ कुछ यूं, ध्यान से इसको देखिएगा। तो अब स्पीसी कैसे तैयार हो गई, तो ध्यान से इसको देखिए, मैं इस तरफ बनाता हूं स्पीसी को। तो हुआ कुछ यूं कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहां पर ब्रोमीन, ध्यान से इसको देखिए, इसके साथ जुड़ गया, यस और नो, दिखाई दे रहा है। सो फाइनली ब्रोमीन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहां पर साथ में क्या निकला है, यहां पे एक Br- और निकला है, यस और नो, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इस तरह का एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है। लेकिन आप इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखिए, इस कार्बोकैटायन की समस्या यह है कि यह ज्यादा स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर जो कार्बन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो अगर इसमें से कुछ ऐसा हो जाए, देखिए यहां पर इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, जरा ध्यान से इसको चेक करो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और लेकिन यहां पर एक बहुत वंडरफुल थिंग है क्या, कि इस ब्रोमीन के पास होते हैं लोन पेयर। आपको पता होना चाहिए ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक यूज कर लिया तो 6 बचे हुए हैं। तो ये ब्रोमीन क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी पर्पस से अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट भी कर सकता है। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि यहां पर ब्रोमीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है। जैसे एक केस में था जब हमने हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराई थी, तो आपने ये सवाल पूछा था सर हाइड्रोजन कैसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इफेक्ट है और स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब बात स्टेबिलिटी की आती है तो तब कुछ भी हो सकता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फाइनली ऐसा एक और क्यों होता है, देखिए मेटल, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, लेकिन जब बात स्टेबिलिटी की आती है तो ये मेटल जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हो जाते हैं।
जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो यहां पर कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा एक ना पत्थर की लकीर मत बना के चलिएगा कि ये ही हो सकता है। एक्सेप्शन हर जगह पॉसिबल है और सबका रीजन सिर्फ एक ही होता है, अगर कोई लीक से हटके कुछ हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन है और वो स्टेबिलिटी पाने के लिए कर रहा है ना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रूल टूट रहे हैं तो वो एक्सेप्शन होंगे। क्लियर होता है सब लोगों को? ये हाइड्राइडी केस में किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो जरा ध्यान से इसको देखो। अब अगर यहां कुछ ऐसा हो जाए कि ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, देखिए यहां पर, और यहां पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करें तो इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए मैं नया स्पीसी बना रहा हूं। अब इस केस में अभी ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसको देगा। अगर इसने उसको इलेक्ट्रॉन दिए तो बीच में देखिए अब स्पीसी क्या बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। CH2, उसके बाद CH2। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुके हैं तो अब इसका पॉजिटिव साइन खत्म। एक ब्रोमीन ने ऑलरेडी यहां से एक बॉन्ड तो बनाया ही था। अब यहां पर ब्रोमीन ने क्या किया? थोड़ा दया दिखाई और यहां पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसके साथ और फाइनली एक ऐसा कंपाउंड बनाया। ध्यान से इसको देखो। नाउ दिस साइक्लिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दैट। सबका समझ में आता है? ये हालांकि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो वैसे भी स्टेबल नहीं होते, लेकिन इन इंटरमीडिएट्स में ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे की तरफ मूव करेंगे, बात ये है ओवरऑल। तो फाइनली इस इंटरमीडिएट को ध्यान से देखिए तो इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। सबको समझ में आ गया? नाउ दिस इंटरमीडिएट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर स्टेबल देन दैट। सबको समझ में आ गया? और मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने यहां बोला कि ब्रोमीन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, लेकिन यहां पर उसने देखिए 2 बॉन्ड बनाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गेन स्टेबिलिटी, ताकि सब लोग स्टेबल हो जाएं। और फाइनली ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग साइक्लिक हेलोनियम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक हेलोनियम, और उसके बाद क्या लगता है? आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट यहां जनरेट होता है। सीरियसली ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। अभी क्लियर है? सो फाइनली अब आप देखिए, अगर ये इंटरमीडिएट है तो अब हमें क्या है? ये स्टेबल है, अब हमें आगे जाना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो अब होगा क्या, जरा चेक करो। अब होगा कुछ यूं कि यहां से अब जो आपने ये ब्रोमीन निकाला था, इस ब्रोमीन को ध्यान से देखो, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन निकाला था। ये ब्रोमाइड आयन क्या करेगा? अब ये ब्रोमाइड आयन आके जुड़ना चाहेगा। ध्यान से इसको देखिए, ये ब्रोमाइड आयन अगर आके अटैक करना चाहेगा उस कार्बन चेन पे। अब जरा सोचिए कि यहां पर ऑलरेडी एक ब्रोमीन है जो कि नीचे की तरफ है और उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा। ब्रोमीन आपको पता है, ब्रोमीन के पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यस और नो? तो यहां पर अब आप खुद से सोचिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है और ये नेगेटिव, ठीक है? तो क्या ये यहां से अटैक करने के लिए, कार्बन से जुड़ने के लिए नीचे से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब कई लोग फिर से सोचने लगेंगे, सर ये तो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर ये क्या आपस में कंपाउंड नहीं बना लेंगे? आप खुद से सोचिए कि अगर ये नेगेटिव फिर से उस पॉजिटिव के पास चला गया तो आप तो पीछे की तरफ जा रहे हो, फिर फायदा क्या निकला? इस चीज को समझिए। समझ में आया सबको? सो फाइनली अब होगा कुछ यूं कि अब Br नेगेटिव वाला इधर से इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस की वजह से नीचे से अटैक नहीं कर सकता किसी कार्बन को जोड़ने के लिए। अब ये क्या करेगा? अब ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से तो कर नहीं सकता, इसलिए इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। ध्यान से इसको देखिए, अगर एक ब्रोमीन नीचे है तो दूसरा ब्रोमीन ऊपर है, दिखाई दे रहा है? तो अब क्या होगा? ये नीचे से अटैक नहीं कर सकता तो ये ऊपर से इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। अगर ये इसको, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इस ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव है और ये अनस्टेबल है, और ब्रोमीन एक ही बॉन्ड बना सकता है और इसने यहां 2 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। उसके मुकाबले तो ये स्टेबल है, लेकिन वैसे तो अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ब्रोमीन एक ही बॉन्ड बना सकता था और इसने स्टेबिलिटी के पर्पस के चक्कर में 2 बॉन्ड बना के रखे हैं। अब इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ही ना, तो बड़ा आसान तरीका है, ये ब्रोमीन आके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ये ब्रोमीन, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से इसको देखिए क्या बनेगा। CH2 और उसके बाद यहां CH2, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर स्टेबल कंडीशन पे आ गया और ऊपर से यहां से ब्रोमीन आया और उसने क्या किया? यहां पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां से जुड़ गया। अब देखिए ये पूरा मैकेनिज्म है, एक एक वर्ड का मैंने आंसर दिया, जो छोटे मोटे डाउट आपके दिमाग में आते, मैंने कहा था स्टेबिलिटी इज द मोस्ट प्रायर थिंग, और ये स्टेबिलिटी को फॉलो कर रहा है और फाइनली एंटी एडिशन हो चुका है।
ठीक है। सो फाइनली यहां पर एंटी एडिशन हो चुका है। अब किसने क्यों किस वजह से बॉन्ड बनाया, उन सब का मैंने आंसर आपको दिया है। क्लियर होता है। सो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको साइक्लिक हेलोनियम आयन कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले क्या हुआ है, यहां पर डाइपोल इंड्यूस हुए और इस ब्रोमीन ने क्या किए, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एक बॉन्ड बनाया और इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिए। फाइनली एक हमारे पास एक इंटरमीडिएट तैयार हुआ, ये वाला। अब ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल नहीं है तो इस ब्रोमीन ने सहायता की उस कार्बन की, ठीक है। तो ये वाला इंटरमीडिएट बना जो कि उससे ज्यादा स्टेबल था, लेकिन ये इंटरमीडिएट भी इतना स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो उसको छुटकारा कैसे मिलेगा, तो दूसरा ब्रोमीन साथी आएगा, यहां पर इस कार्बन को डोनेट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा और फाइनली आपका कंपाउंड बन गया जिसको एंटी एडिशन कहते हैं। जब भी कुछ उल्टा सोचते हो तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, हमें प्रोडक्ट की तरफ जाना है फाइनली, तो प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट प्रॉपर थिंग टू एक्सप्लेन। क्लियर होता है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर एक और मेथड खत्म हो गया, उसके बाद 1-2 छोटे मोटे मेथड और बचे हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो फिनिश। तो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, हेलोएल्कीन की प्रिपरेशन के लिए अब 2 छोटे से मेथड बच रहे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिखिए अब जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड इज बाय एलाइलिक कंपाउंड्स, बाय एलाइलिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो एलाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसे हमें हेलोएल्कीन बनानी है। एलाइलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बना देते हैं। देखिए इसने सारे बॉन्ड क्या बनाए हैं, सिंगल, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये रहा, और उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए इसका पड़ोसी कार्बन ये और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एलाइलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से इसको देखिए। अगर आपने यहां पर हाई टेम्परेचर रखा, ठीक है, HT का मतलब हाई टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कितना होता है वो भी लिख देता हूं, 773 केल्विन होता है, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर पे आपने यहां पर क्या किया, यहां पर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाने की कोशिश करी, ये देखिए क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस हो, CCl4 यहां पर नहीं है, ठीक है, और आपने यहां क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाने की कोशिश करी, तो ज्यादातर बच्चे यहां कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी आप पढ़ के आए थे। तो ये देखिए जो पढ़ के आया उसमें इसमें फर्क क्या है, यहां देखिए सबसे पहले तो वहां इथीन आपने लिया था और ये इथीन में पॉसिबल नहीं है। यहां इथीन से हायर भी हो सकती है एल्कीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर समस्या क्या थी, यहां पर हमने CCl4 लिया था और यहां पर हाई टेम्परेचर नहीं था, फिर आपने यहां पर ब्रोमिनेशन करवाया था और ये बॉन्ड तोड़ा था, तो आपके कंपाउंड बना था ये। इसमें और उसमें फर्क बहुत है, ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। तो आपने एंटी एडिशन वाला कंपाउंड बनाया था कि नहीं बनाया था, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो ये तो आपकी पुरानी रिएक्शन है जो भी आप पढ़ के आए हो, सही है। उसमें इसमें ये फर्क है, इसमें CCl4 की प्रेजेंस नहीं है पहली बात, तो ये दूसरा हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, क्लियर हो गया। और यहां पर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में यहां पर पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। मजे की बात यह है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके पास ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है 3 है, तो यहां पर 2 लिखता हूं और यहां पर 1 हाइड्रोजन लिख देता हूं। तो ये जो हाइड्रोजन है, क्लियर है, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, सबको क्लियर है। ये मेन आपका कार्बन हो गया डबली बॉन्डेड। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना हो तो ये अल्फा कार्बन हो, उसके पास जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, क्लियर हो गया। ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन पे क्या होगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हो तो 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, HCl बाहर निकलेगा, और ये जो हाइड्रोजन आपका हटा है उसकी जगह कौन लेगा, दूसरा वाला क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से उसको देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज Cl, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फर्क देख लीजिएगा, वहां पर क्या बन रहा है, विसिनल डाइहैलाइड, जबकि यहां एलाइलिक हैलाइड बन रहा है। फर्क है, वहां CCl4 है जबकि यहां पर हाई टेम्परेचर पे CCl4 प्रेजेंस नहीं है, और यहां पर क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों है। अब ये काम कौन कौन कर सकता है वो मैं यहां लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली ये एग्जाम में आता है इस फॉर्म में। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हुआ हमारा एलाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर आपने यहां पर किसकी प्रेजेंस रखी, NBS की। अब ये NBS क्या होता है लिख देता हूं, देखिए यहां पर NBS ये कंपाउंड बना रहा हूं जो कि बहुत फेमस कंपाउंड है, CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद CO, और यहां पर भी क्या है CO, और उसके बाद यहां पर एक नाइट्रोजन, एक साइक्लिक कंपाउंड है और उसके साथ ब्रोमीन जुड़ा रहता है। ये बहुत स्पेशल कंपाउंड है, ठीक है, जो कि ब्रोमीन प्रोवाइड करता है। इसका नाम होता है NBS। अब NBS का फुल फॉर्म लिख देता हूं, दैट इज एन ब्रोमोसुसीनिमाइड, एन ब्रोमो, ठीक है, एन ब्रोमो। देखिए माइन ग्रुप है, तो यहां पर हाइड्रोजन हट चुके हैं इस नाइट्रोजन के, और एक ब्रोमीन लगा हुआ, हाइड्रोजन को हटा के बाकी दोनों बॉन्ड इसने यहां से कार्बन के साथ बना रखे हैं। तो ये O चाहे तो आप ऊपर भी बना सकते हो, ये लो, अगर किसी को कंफ्यूजन में जा रहा है तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एन ब्रोमो, और साथ में आगे नाम है सुसीनिमाइड, ठीक है। अब आप इसको देख के घबराइए मत, कई लोग यहां घबराने लग जाते हैं, कुछ काम नहीं है इसका, ये यहां पर सिर्फ ये ब्रोमीन प्रोवाइड करने का काम करता है, आया समझ में, और यहां से हाइड्रोजन लेके वो हाइड्रोजन को अपने साथ चिपका लेता है और कुछ नहीं करता है। सो एन ब्रोमोसुसीनामाइड से भी ये कर सकते हो। यहां पर अगर NBS लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि एलाइलिक जो कार्बन है, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। मैं इस तरफ चला गया था क्योंकि यहां पर ऐसे ही लिखा था इस तरफ, मैं इसको उल्टा करके लिखा वहां, तो कुछ होना नहीं है। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हटाया जाएगा, उसकी जगह कौन लेगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा किसके साथ, उस नाइट्रोजन के साथ, और ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर किसने जगह ले ली, ब्रोमीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है, नाउ दिस इज कॉल्ड एलाइलिक, ठीक है, ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। ये सवाल तो स्पेसिफिकली काफी बार पूछा गया है, NBS की प्रेजेंस में क्या होता है, बस सिर्फ इतना ही है। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला है वो कहां चला जाएगा, इस एमाइन के साथ, ब्रोमो हट जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लेगा, दैट्स इट। तो आपको क्लियर होता है। साथ में और क्या कंपाउंड बनेगा, मैं इधर बना देता हूं, CH2, उसके बाद CO, CH2, उसके बाद यहां पर CO, और यहां पर नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन हट के क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है, और स्पेसिफिकली इसके साथ ऐसा होता है। चलिए, सो फाइनली इसका एक और तरीका है करने का। अगर आपने एलाइलिक कंपाउंड लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां CH3, और यहां पर इसकी रिएक्शन SO2Cl2 से करवाई। अब ये SO2Cl2 है, ये कंपाउंड को ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पर भी यही काम होगा कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज का हाइड्रोजन है वो हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन लेगा। तो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और उसके बाद Cl। तो देखिए इस तरह से ये काम एलाइलिक हैलाइड बनाने का काम 3 तरह से हो सकते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड बनाने का काम पहली तरह से, तो हाई टेम्परेचर रखो, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करा। दूसरा काम ये हो सकता है किससे, एन ब्रोमोसुसीनामाइड से, ठीक है, NBS से। और तीसरा काम SO2Cl2 से भी ये काम हो सकता है। तो तीनों मेथड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा मेथड बचा है, उसको भी मैं यही करवा देता हूं, ध्यान से उसको देखिए। आई थिंक आपको ये तो क्लियर होगा। नीचे से लाइन यहां पर मैं ऐसा कर देता हूं क्योंकि ये कंपाउंड है, तो ये देखिए। तो उसके बाद आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब छोटा सा मेथड बच रहा है, उसको मैं इस छोटी सी जगह पे करा देता हूं। आई थिंक यू ऑल आर कंफर्टेबल, क्योंकि उसके बाद हम लोग यहां पर इसको फिनिश कर देंगे। सबको समझ में आता है। लास्ट जो मेथड बच रहा है वो बहुत ही सिंपल है, वो है फिंकलस्टाइन, ठीक है। फिंकल बहुत सिंपल सा मेथड है, पहले ही करवा देना चाहिए था मुझे, लेकिन अब करा रहा हूं। फिंकलस्टाइन मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है। फिंकलस्टाइन मेथड में आप क्या करते हो, यहां पर आप ये देखिए Ri की फॉर्मेशन करते हो स्पेशली, क्लियर होता है। हेलो एल्केन में किसकी, हेलो एल्केन में किसकी फॉर्मेशन करते हैं आप, आइडो एल्केन की। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन किसके लिए होती है, स्पेशली Ri की फॉर्मेशन के लिए होती है। अब वो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से उसको देखिए वो कैसी है। आपको इसके लिए क्या करना है, RBr या RCl ले लो। जैसे कि मैंने यहां पर RBr ले लिया, आप RCl भी ले सकते हो। और उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, NaI से करवानी है। इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, क्लियर होता है। लेकिन आपको किसकी प्रेजेंस रखनी है साथ में, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एसेटोन की प्रेजेंस रखनी है। एसेटोन बहुत ज्यादा कंपलसरी है यहां पे, क्योंकि एसेटोन क्या करेगा, देखिए अब यहां पर कुछ नहीं है, आयन एक्सचेंज होने हैं। ये देखिए आयोडीन क्या करेगा, ब्रोमीन की जगह लेगा, और ब्रोमीन क्या करेगा, आयोडीन की जगह लेगा, और कुछ नहीं है। यहां पर आयन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ गया सब लोगों को। तो हेलोजन एक्सचेंज से क्या बनेगा, एक तो बनेगा Ri, और दूसरा क्या बनेगा, NaBr। अब मजे की बात यह है कि यहां पर जो एसेटोन है वो क्या करेगा, इस NaBr का प्रेसिपिटेशन PPT नीचे बिठा देगा,
क्लियर होता है, जिससे आपको प्योर फॉर्म में RI मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया सब लोगों को। इसको फिंकलस्टाइन मेथड बोलते हैं। और यहां पर हमारे हेलो एल्केन बनाने के मेथड खत्म हो गए। ये कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन थी। अगर आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन याद नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, स्वार्ट्ज रिएक्शन भी ऐसी ही थी, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप क्या बनाते थे, आपने अगर मान लीजिए कि यहां पर RBr लिया, उसकी रिएक्शन आप कोई भी फ्लोराइड यानी कि मेटल फ्लोराइड के साथ करवाते थे, तो यहां पर भी आयन एक्सचेंज ही होता था। यहां पर फ्लोरीन इसकी जगह लेता था, ब्रोमीन इसकी जगह ले लेता था, याद है। सो फाइनली यहां पर क्या बनता था, RF, और यहां पर क्या बनता था, AgBr। क्लियर है, जिसका पीपीटी नीचे बैठ जाता था। तो इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं, उसको ऊपर वाले को फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, और बहुत स्पेसिफिक है। फिंकलस्टाइन से आप क्या बनाते हो, RI, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन की क्या बनाते हो, RF, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल मेथड्स है। अब यहां पर हमारे सारे मेथड्स फिनिश हो गए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दोबारा लास्ट वाला बताता हूं, फिंकलस्टाइन में कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, RBr या RCl लेना, उसकी रिएक्शन NaI से करवानी है, क्योंकि हमें RI की फॉर्मेशन करनी है। यहां पर एसीटोन की प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि NaBr नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर स्वार्ट्ज रिएक्शन देखनी है तो वो RBr लिया आपने, AgF मेटल फ्लोराइड लिया, RF बन जाएगा और AgBr अपने आप नीचे बैठ जाएगा। यहां पर आपको एसीटोन की जरूरत नहीं क्योंकि इसका पीपीटी बन जाता है, तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो यहां पर आपके फाइनल ये सारी रिएक्शंस है जो कि पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो फाइनली गाइज यहां पर हमारे सारे हेलो एल्केन के मेथड खत्म हो चुके हैं। आगे हमारे हेलो एरियंस के मेथड है, उसको भी मैं एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं भी हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए, अगर मैकेनिज्म किसी की बतानी हो और इंपॉर्टेंट होगी तो बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पर हम लोग फिनिश करते हैं इस वीडियो को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना होमवर्क टाइम से करें, ठीक है, और सुपर एक्टिव रहे मंडे टू फ्राइडे। जो सुपर एक्टिव रहेगा सैटरडे और संडे, आने वाले किसी भी सैटरडे और संडे को उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। सो गाइज डू शेयर दिस वीडियो, एक्टिव रहें दोनों पर, और जब भी वीडियो देख लें तो प्लीज एक थम्स अप का बटन दें या फिर छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।